Hello everyone and welcome to this very special video for all those of you who are either scared of quant या फिर वो लोग जिनको quant से थोड़ा बहुत डर लगता है बट ओवरऑल काफ़ी ठीक है। तो यहाँ पे मैं कवर करूँगा 50 क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट कैट पेपर्स और अदरवाइज जिसके यहाँ पे बहुत सारे इनसेन शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं। सो ऑल 50 क्वेश्चंस हैव समथिंग स्पेशल अबाउट देम, कुछ तो शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। सो दिस शुड एक्ट एज अ रिपोजिटरी। तो ये चेकलिस्ट समझ लो दैट वेन एवर यू कम अक्रॉस अ क्वेश्चन यू आर गोइंग टू लुक एट इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। अगर ये वाला पार्ट कर लोगे तो बहुत ही अच्छे चांसेस हैं दैट यू विल बी एबल टू क्रैक थ्रू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एक बहुत ही सिंपलिस्टिक सजेशन एट द वेरी बिगिनिंग, व्हाट यू आर सपोज टू डू हियर इज यू आर सपोज टू पॉज द वीडियो जब भी ये क्वेश्चन देखते हो, देन डू इट ऑन योर ओन, अपने मेथड से ट्राई करके देख लेना, देन हैव अ लुक एट दी शॉर्टकट, बिकॉज इफ यू डू दैट वो ज्यादा सेंस बनेगा आपके लिए। सो ये एक रिपोजिटरी है आपके पास विच यू कैन प्रैक्टिस ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट कैट माइट लुक लाइक इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आई हैव सेग्रीगेटेड दिस एंटायर थिंग इन द फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री फॉलोड बाय नंबर थियरी एंड मॉडर्न मैथ कंबाइंड। तो चार मोटे मोटे एरियाज में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. So have a look at it. Binod travels from Akala to Bakala at a uniform speed. However, after 30 kilometers, there is an engine malfunction and the speed of the car becomes 4/5 of the original speed, because of which he reaches Bakala 45 minutes late. Had the same thing happened after he had traveled 48 kilometers instead of 30, he would have been 36 minutes late. What is the distance between Akala and Bakala? It's a classic question. CAT पे बहुत बार पूछते हैं. You might get into equations and you might end up getting a lot of things on your plate. But एक ये चीज़ समझ लेना. तो पहले तो ना इसने क्या किया था, 30 किलोमीटर ट्रैवल किया था and after that this accident basically happened, malfunction happened and because of that ये वाला part जो है ना वो 4/5 speed पे cover हो गया था. Now because of this what happens, this guy is 45 minutes late. अब सेकेंड केस में क्या हो रहा है, ये जो एक्सीडेंट था ना ये 30 किलोमीटर के जगह पे यहाँ पे हो गया एंड बिकॉज ही हैड ट्रैवल्ड 48 किलोमीटर्स या 18 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा, आगे वाला स्पीड तो उसका 450 है, but because of this what happened, he is now 36 minutes late instead of 45 minutes late. So can I say that 18 kilometer का distance at the normal speed will save him 9 minutes of time या 9 minutes of being late. उसको सेव कितने करने हैं, उसको सेव करने हैं 45 मिनट्स ना टू बी ऑन टाइम. तो उसको कितना किलोमीटर ट्रैवल करना चाहिए एट द नॉर्मल स्पीड, 18 into 5 दैट इज 90 किलोमीटर्स. तो ये वाला डिस्टेंस 90 किलोमीटर होना चाहिए. So what should be the distance between Akala and Bakala? 30 plus 90 that is 120 kilometers. That is your answer. That's it. इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना है in this particular question. अब ये वाला क्वेश्चन देख लेना एक बार. Have a look at this. This is again a CAT 2023 question and the good thing about this was there were options that were available. So try कर लेना, then have a look at the solution. ना पाइप्स ए एंड सी आर फिल पाइप्स. तो ए जो है वो फिल करता है, बी भी है जो फिल करता है, सॉरी सी जो है वो फिल करता है, बी जो है वो एम्प्टी करता है. तो आई जस्ट राइट फिल, एम्प्टी एंड फिल इन फ्रंट ऑफ ए, बी एंड सी. अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, पाइप बी एम्प्टीज द फुल टैंक इन 1 hour लेस देन द टाइम टेकन बाय ए टू फिल द एम्प्टी टैंक. इसका क्या मतलब बना, पाइप बी एम्प्टीज द फुल टैंक इन 1 hour लेस, मतलब बी कम टाइम ले रहा है ए से टू एम्प्टी द फुल टैंक. कैन आई से दैट बी इज मोर एफिशिएंट देन ए. सो बी का एफिशिएंसी ए के एफिशिएंसी से बेटर है. दैट इज व्हाट आई कैन से बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट. When A, B, C are turned on together, the empty tank is filled in 2 hours. 2 घंटे के अंदर पूरा टैंक फिल हो जाता है, राइट. नाउ A, B, C are turned together, the empty tank is filled in 2 hours. यहाँ पे अपने को एक छोटी सी चीज पता चलती है. Now because B is more efficient than A, अगर B और A दोनों को साथ में अगर चलाएंगे तो क्या होगा, the tank will start becoming emptier compared to fuller. अब ए, बी एंड सी को किया तो 2 घंटे में हो रहा है. सो इसका क्या मतलब बना, बी और ए मिलकर जो नेगेटिव वर्क कर रहे हैं ना, सी उसको काउंटर कर रहा है एंड इवन देन सी इज फिलिंग द टैंक इन 2 hours. सो आई कैन से दैट सी शुड बी एबल टू फिल द टैंक इन लेस देन 2 hours. तो ये एक यहां पे पता चल जाता है. What else do we know? If pipes B and C are turned on together when the tank is empty and pipe B is turned off after 1 hour, then C takes another 1 hour and 15 minutes to fill the remaining tank. अब इसका क्या मतलब बना, B और C को एक साथ स्टार्ट कर दिया है. Now if B and C have been started together, तो क्या होगा, B is an emptying वाला pipe, C is a filling वाला type. Now of course because C is much more efficient compared to B and A के बीच का gap, we can say that चलो C कुछ तो fill कर रहा होगा. इसके बाद C takes another 1 hour and 15 minutes to fill the remaining tank.
If A can empty the tank in less than 5 hours, you have to find the time in minutes by pipe C to fill the empty tank. तो pipe C कितना fast fill करेगा? One thing I've understood is C is less than 2 hours. तो 120 तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, 120 से कम होना चाहिए. What is the other thing that I can tell you? I can tell you that if B is turned off after 1 hour, राइट, बी को अगर मैंने टर्न ऑफ कर दिया आफ्टर 1 आवर, देन पाइप सी टेक्स अनदर 1 आवर एंड 15 मिनट्स टू फिल द रिमेनिंग टैंक. इसका मतलब क्या बना? C should take more than 75 minutes to fill the tank, right? Because C stand alone 75 minutes तक चल रहा है और उसके बाद और भी उसने fill किया होगा at the beginning. So C should take 75 minutes or more than 75 minutes. तो C ले रहा है less than 120 minutes and C ले रहा है more than 75 minutes. So if you look at the options that we have here, the correct answer here should be option A, that is 90. Moving on to the next one. Again ये question देख लेना. You can solve it using equations, but there is a much more elegant way that exists here. So यहाँ पे there is a race of 3 horses. The first one beats the second horse by 11 meters, right? So first horse जो आया उसने second horse को, तो H1 पकड़ लो, उसने second horse को 11 मीटर से हरा दिया. तो H2 अगर यहाँ पे था तो इन दोनों के बीच का गैप was 11 meters. And third को उसने हराया by 90 meters. तो H1 और H3 के बीच का जो गैप था वो 90 meters था, मतलब ये वाला गैप 79 meters था. Because overall this gap is 90 meters according to the question. If the second beat the third by 80 meters, what was the length in meters of the race course? Very, very easy question if you understand what we are doing. अब अपने को ये समझ में आ जाना चाहिए that the distance will keep on increasing or the gap will keep on increasing regularly. ऐसे नहीं होगा that horse H1 एकदम आगे चला गया और फिर एकदम स्लो चला, नहीं, रेगुलर स्पीड से जा रहे हैं. सो यहाँ पे फाइनली क्या हो रहा है? फाइनली वी कैन सी दैट जब H2 यहाँ पे होगा तब H3 यहाँ कहीं पे होगा एंड उन दोनों के बीच का गैप वुड बी 80 मीटर्स. So what can I say in this context? I can see that पहले गैप 79 meters था और अभी गैप 80 meters है. I can say that जो 1/80th of the race बाकी था ना, that was 11 meters. So I can say that 1/80th of the race is 11 meters. Why? Because 79/80th of the gap has been covered. तो बचा हुआ कितना लेंथ है? 1/80th of the meter, that is 11 meters. तो पूरा रेस कोर्स का या रेस ट्रैक का कितना लेंथ हो गया? 80 into 11, that is 880 meters. Do check it with the answer that you have got using the traditional method. Now we'll move on to the next question. In this question, when they work alone, B needs 25% more time to finish the job than A does. So basically, A अगर 4 दिन में कोई काम खत्म कर रहा है तो B को 5 दिन लगेंगे खत्म करने में. These two finish the job in 13 days. कैसे करते हैं? A works alone till half the job is done. Then A and B work together for 4 days. तो A और B मिलके 4 days के लिए काम कर रहे हैं. Right? And then what happens? Finally, B works alone to finish the remaining 5%. तो B जो है वो 5% काम खत्म कर रहा है. Now what can we understand here? A जो है ना, पहले 50% of the work all by themselves कर रहा है. B is doing 5% of the work towards the end. So दोनों मिला के can we say that 45% of the work is done by these two people together? तो अब इससे अपने को क्या पता चला? A plus B do 45% of the work in 4 days. So what do we know here? B takes 25% more time than to finish a job than A does. So can I say that the efficiency of B and the efficiency of A will also be in the ratio of 5:4, right? So 5:4 का ratio होगा. तो B जो है ना वो 4 units करेगा for every 5 units of work that is done by A. So अब अगर 4 दिन में 45% वर्क हुआ है, can I say that B would have done 20% of the work and A would have done 25% of the work because B needs 25% more time. तो B 20% वर्क कर रहा है in 4 days. Now if B is doing 20% work in 4 days, the total work will be done, which is 100%, will be done in 4 into 5, that is 20 days. So B working alone will take 20 days to finish the entire job. Now you can have a look at the next question that we have here. Options भी थे यहाँ पे, तो option D should be the right answer here. Options की जरूरत थी नहीं वैसे भी. Now if you move on to the next one. Jayant bought a certain number of white shirts at the rate of 1000 rupees per piece and a certain number of blue shirts at the rate of 1125 per piece. ये क्वेश्चन था CAT 2023 में से एंड इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन सो टू से. बट अगर यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज हैपनिंग हियर, वी हैव 1000 हियर, वी हैव 1125 हियर एंड वी नो दैट ही सेट अ फिक्स्ड मार्केट प्राइस व्हिच वाज 25% हायर देन द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द शर्ट्स. अब सब शर्ट्स को मिला के जो एवरेज प्राइस बन रहा है उसके ऊपर 25% का मार्कअप लगा दिया. देन ही सोल्ड ऑल द शर्ट्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का डिस्काउंट भी दे दिया एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 51,000 रुपीज. अब यहां पे जस्ट अंडरस्टैंड 1000, 1125, 51,000 ये देख के इफ इट स्ट्राइक्स यू दैट ऑल दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 125, लाइफ बिकम्स इजियर फॉर यू.
सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ 1000 रुपीज हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये टीटा क्वेश्चन था, तो वी जस्ट नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ शर्ट्स दैट आर देयर. सो व्हाइट शर्ट्स जो है ना, वो मैं बोल रहा हूँ लेट्स से 8 रुपीज का एक व्हाइट शर्ट उसने खरीदा होगा, राइट. 125 इंटू 8 इज 1000. वॉट अबाउट ब्लू शर्ट्स, लेट से उसने 9 रुपीज में एक ब्लू शर्ट खरीदा होगा, बिकॉज 1125 इज 125 इंटू 9, तो ये मिल जाएगा यहाँ पे. ही देन सेट अ फिक्स्ड मार्केट प्राइस विच वॉज 25% हायर देन द एवरेज कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, लेट हिम बाय 8 और W white shirts at 8 rupees each and 9 और B blue shirts at 9 rupees each. तो टोटल उसका कॉस्ट कितना था, 8 white प्लस 9 blue, ये उसका कॉस्ट प्राइस बना. अब उसने क्या किया इस चीज को, ही बेसिकली प्राइस्ड इट हायर विच वॉज 25% का मार्कअप से, तो 5/4 हो गया ये. एंड देन ही गेव अ डिस्काउंट ऑफ 10%, सो 9/10 हो गया ये, राइट. सो दिस इज बेसिकली व्हाट ही हैज डन इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. ही हैज डन 5/4 से उसको इंक्रीज किया और 10% का डिस्काउंट लेके 9/10 पे बेचा. Now because he did this, he made a total profit of 51,000. अब 51,000 को भी हम लोग 125 से डिवाइड करेंगे, because everything has been divided by 125. So I can say that 125 into 4 is 500, तो 4 आ जाएगा. I am left with the 10. अब 10 तो 125 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे 100 भी डिविजिबल नहीं है, तो एक 0 डाल देंगे. 1000 आएगा तो 8 आ जाएगा यहाँ पे. So I can say that the profit here in this particular case is 408 rupees, because हमने 125 से सारी चीज़ों को डिवाइड किया हुआ है. Now let's see what happens here. अब ये परसेंटेज क्या है, that we'll have to figure out. अब यहाँ पे ये परसेंटेज कितना है, ये 5/4. अगर इसको परसेंटेज में करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा. So let's say for example you started with 100 rupees, 25% से बढ़ाया तो 125 हो गया, उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो इट विल बेसिकली भी 112.5, और वी विल से दैट 12.5% का प्रॉफिट हो गया. But 12.5% का profit is 408 according to this particular question that we had, right? Profit 51,000 का था. तो अगर 12.5% of the cost price is 408, what can we say about the cost price? 408 into 8, because 12.5 into 8 is 100. तो क्या बनेगा यहाँ पे, 3264 बन जाएगा. So I'll be able to say that 8W plus 9B is going to be 3264 here. I need to find out the maximum possible number of shirts that he could have bought. मेरे को W plus B का value maximize करना है. How can I maximize it? I will make W as high as possible, क्योंकि W का कोएफिशिएंट छोटा वाला नंबर है, 8W है. W का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है इन दिस केस, इफ B is equal to 0, then what will happen, 8 4s are 32, 8 0s are 0 and 8 8s are 64. तो 408 कुछ मिलता है यहाँ पे. बट यहाँ पे द प्रॉब्लम इज, इफ आई मेक दिस 408 देन B becomes 0, बट यहाँ पे बोला गया दैट ही हैज बॉट बोथ कलर्स ऑफ शर्ट्स. So what will we get in this particular context? यहाँ पे अपने को पता था वैसे भी 408 into 8 is 3264, but it's fine. यहाँ पे 408 आंसर हो नहीं सकता. The next thing that we are going to use here is what could be the next value of W. W का जो वैल्यू होगा ना, वो B के कोएफिशिएंट से कम होगा. तो नेक्स्ट वैल्यू विल गो डाउन बाय 9. 408 minus 9 बनेगा 399 here, and this will go up by 8, तो ये बनेगा 8. तो यहाँ पे द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शर्ट्स, सॉरी द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शर्ट्स दैट ही कुड हैव बॉट इज 399 प्लस 8, दैट इज 407. दिस वाज पॉसिबली द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ कैट 2023 स्लॉट 2 आई बिलीव. सो इसको कर सकते थे अगर ये वाला चीज पता होता तो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अ स्लाइटली इजियर वन, बट इसमें भी एक छोटा सा शॉर्टकट है. हैव अ लुक एट इट. तो यहाँ पे पेन को सेल करने पे 5% लॉस उसको हो रहा है, या 5% लॉस पे वो पेन को सेल कर रहा है, एंड बुक को 15% गेन पे सेल करने पे करीम गेन्स 7 रुपीज. इफ ही सेल्स द पेन एट 5% गेन एंड द बुक एट 10% गेन, he gains rupees 13 rupees, और 13 rupees का गेन होता है. Now we have to understand one thing. अगर मैं इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, पेन को 5% लॉस और 5% गेन पे कर दिया, तो ये दोनों तो नलीफाई हो गए. बट यहाँ पे द बुक इज बीइंग सोल्ड एट 15% गेन, यहाँ पे द बुक इज द सेम बेस इज सोल्ड एट 10% गेन, तो दोनों मिला के आई कैन से दैट 25% का गेन हो रहा है अगर दोनों को ऐड करेंगे तो. बट 25% गेन इज नथिंग बट 7 plus 13, दैट इज 20 rupees. इफ 25% गेन इज 20 rupees, तो what can we say about the cost price in this particular case? या 25% of the cost price is 20 rupees अगर मैं बोलता हूँ, so what can we say about the cost price? 20 into 4 अगर कर देंगे अपने को मिल जाएगा 80 as the answer to this particular question. Let's move on to the next one. ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है इफ यू नो हाउ टू टैकल एवरेजेस. द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 13 स्टूडेंट्स इज 62.875 kg. एक नया स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो एवरेज वेट इंक्रीजेस टू 62.985 kg. ये बढ़ा. व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट? नाउ टू अंडरस्टैंड दैट, अगर न्यू स्टूडेंट उसी वेट का होता जो एवरेज था, देन द एवरेज वुड नॉट हैव चेंज्ड एट ऑल. बट ये न्यू स्टूडेंट कुछ एक्स्ट्रा चीज लेके आ रहा है ना, बिकॉज ऑफ विच द एवरेज ऑफ ऑल 14 स्टूडेंट्स नाउ इज इंक्रीजिंग.
कितने से बढ़ रहा है देख लेते हैं। 62.875 था पहले, अभी बन रहा है 62.985, तो कितने से बढ़ा? 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 7 1, 9 माइनस 8 1, तो ये हो गया। तो 0.11 kg से उनका वेट बढ़ गया। अब ये 14 लोगों का बढ़ा है, तो क्यूमुलेटिवली कितना वेट बढ़ा होगा? 0.110 इंटू 14 करेंगे, 14 इंटू 11 इज 154, तो ये अपने को आएगा 1.54 kg से वेट बढ़ा। अगर वेट बढ़ा है 1.54 kg से, व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट? अगेन दिस वन हैज ऑप्शंस, बट इफ यू डोंट इवन नीड ऑप्शंस टू सॉल्व दिस वन। अपने को पता करना है व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट। 1.54 kg से ज्यादा होगा, बिकॉज दैट इज द वैल्यू दैट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अक्रॉस 14 पीपल। तो अपना आंसर क्या होगा? 62.875 प्लस 1.54 करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 7 plus 4 11, 9 plus 5 14, 62 plus 2 is 64.415. The correct answer here should be option A, that is 64.415 kg. So let's have a look at the next question now. ये वाला क्वेश्चन भी कैट 23 का था, and if you look at what happened here, there are 4 options available. A merchant purchases a cloth at a rate of 100 rupees per meter and receives 5 centimeter length of cloth free for every 100 centimeter length of cloth. तो इसका क्या मतलब बना? उसको फायदा हो गया 5% का, राइट? बेस 100 है, उस पर उसको 5 मिल रहा है, तो 5% का प्रॉफिट। Now what happened? He sells the same cloth at a rate of 110 rupees per meter, मतलब 100 रुपीज के कॉस्ट प्राइस को वो 110 पे बेच रहा है, तो उसका 10% से प्रॉफिट भी हो गया यहाँ पे। अगेन दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। बट चीट्स हिज कस्टमर्स बाय गिविंग 95% लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। तो 95 सेंटीमीटर देता है इंस्टेड ऑफ 100, तो वो बेसिकली चीट कर रहा है, राइट? बट ही ऑल्सो प्रोवाइड्स अ 5% डिस्काउंट। तो वो क्या कर रहा है? 100 रुपीज का आइटम जो है ना, वो 95 रुपीज का आइटम बोल के बेच रहा है, बट देन ही इज ऑल्सो गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 5 रुपीज ऑन 100 रुपीज। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत सही तरीके से नलीफाई हो जाता है, एंड बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी 5% ऑन 95 और 5 सेंटीमीटर ऑन 95 सेंटीमीटर का फायदा, बट देन 5 ऑन 95 का लॉस एज वेल, तो ये पूरा का पूरा चीज नलीफाई हो जाता है। एंड दैट्स वाई द आंसर इज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहले 5% से इंक्रीज किया, फिर 10% से इंक्रीज किया। सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस? लेट्स से ही स्टार्टेड विद 100 रुपीज, पहले 5% का इंक्रीज मतलब 105, और फिर 10% का इंक्रीज मतलब 10.5 से बढ़ा। सो 105 प्लस 10.5 विल बी 115.5. The correct answer here should be 15.5% for this particular question. Now let's have a look at this question. Again, it's a very interesting question. Simple question था, CAT 23 का ही question है. So have a look at it. Arvind travels from town A to town B and Surbhi from town B to town A, both starting at the same time along the same route. Opposite directions में जा रहे हैं. आफ्टर मीटिंग ईच अदर अरविंद टेक्स 6 आवर्स। तो अरविंद यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, सुरभि यहाँ से स्टार्ट करिए लेट्स से। आफ्टर मीटिंग ईच अदर अरविंद बेसिकली टेक्स 6 आवर्स, तो अरविंद को 6 घंटा लगता है टू रीच दिस टाउन बी, वेयर एज सुरभि विल टेक 24 आवर्स टू रीच टाउन ए। ये अपने को समझ में आ रहा है। इफ अरविंद ट्रैवल्ड एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर्स पर आवर, द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी इज व्हाट? तो यहाँ पे एक शॉर्टकट आता है। अगर ये वाला सिचुएशन है ना, सो वी कैन से दैट स्पीड ऑफ अरविंद अपॉन स्पीड ऑफ सुरभि इज गोइंग टू बी रूट ऑफ टाइम टेकन बाय सुरभि after the meeting point to reach the other end divided by time taken by Arvind after the meeting point to reach the other end. तो ये होगा। तो यहाँ पे ये वाली तो अपने को पता है, टाइम टेकन बाय सुरभि इज 24 आवर्स, टाइम टेकन बाय अरविंद इज 6 आवर्स आफ्टर द मीट। तो रूट ऑफ 24 बाय 6 रूट 4, इसका आंसर आएगा 2। सो आई कैन से दैट स्पीड ऑफ अरविंद इज ट्वाइस द स्पीड ऑफ सुरभि। सो अपने को स्पीड ऑफ सुरभि मिल जाता है 27 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये वाला एक शॉर्टकट याद रखना, इट्स वेरी कॉमन व्हेन इट कम्स टू द कैट। तो 27 किलोमीटर्स पर आवर इज सुरभि का स्पीड यहाँ पे। नाउ व्हाट हैज हैपेंड हियर? अरविंद ने ये वाला डिस्टेंस कवर किया है 6 आवर्स के अंदर, तो उसका स्पीड तो है 54 किलोमीटर्स पर आवर, तो ये स्पीड पे उसने 6 घंटा ट्रैवल किया। सुरभि का स्पीड है 27 किलोमीटर्स पर आवर, उसने 24 आवर्स में ये वाला डिस्टेंस कवर किया। पूरा डिस्टेंस अपने को बहुत इजीली मिल जाएगा। सो द एंटायर डिस्टेंस इज 54 इंटू 6 प्लस 27 इंटू 24। यू कैन सिंप्लीफाई इट अ बिट एज वेल। यहाँ पे 54 इंटू 6 की जगह पे और यहाँ पे 27 इंटू 24 की जगह पे, इफ यू कैन हैंडल समथिंग इट शुड बी इजी। तो 27 और 24 में इसको अगर 12 करेंगे, ये बनेगा 54। सो व्हाट कैन आई से हियर? आई कैन से 54 इंटू 6, अगर एक कॉमन फैक्टर है यहाँ पे, दिस पार्ट विल बी 1, दिस पार्ट विल बी 2, सो इंटू 3 होगा। सो विल बेसिकली बी डूइंग 18 इंटू 54, 18 5s are 90, 900 basically, 900 plus 72 is 972. So that should be the answer to this question. 972 kilometers will be the distance between town A and town B. Now let's look at the next question that we have here from arithmetic.
So point P lies between the points A and B such that the length of BP is thrice that of AP. So point P lies between A and P such that BP is thrice of AP. तो BP यहाँ पे 3x पकड़ लो, AP को x पकड़ लेते हैं, देखते हैं. Car 1 starts from A and moves towards B. Simultaneously, car 2 starts from B and moves towards A. Car 2 reaches P 1 hour after car 1 reaches P. So अभी car 1 को let's say t hours लग रहे to reach P. So car B will take t plus 1 hours to reach this point P. What do we know here? If the speed of car 2 is half of that of car 1, right? तो यहाँ पे अपने को क्या पता चल रहा है, अगर t आवर्स में कार A यहाँ पे पहुंचा हुआ है या कार 1 यहाँ पे पहुंचा हुआ है, तो t आवर्स में कार B कहाँ पे पहुंचा होगा. अगर कार 1 x कवर कर रहा है, कार 2 का स्पीड इज हाफ दैट ऑफ कार 1, तो यहाँ पे t आवर्स के बाद x by 2 कवर किया होगा B ने, राइट. सो t आवर्स के बाद B वुड हैव कवर्ड x by 2, बट t plus 1 के बाद तो B यहाँ पे पहुंच रहा है. तो जो रिमेनिंग वाला पार्ट है 3x by 2 minus x by 2 या फिर 5x by 2, ये वाला पार्ट B कवर्स इन 1 आवर. So B covers 5x by 2 of the path in 1 hour. So A क्या करेगा? A will cover 5x in 1 hour because A का speed is twice that of और car 1 का speed is twice that of car 2 का speed. That's what we know here, right? तो car 1 जो है वो 5x distance करेगा in 1 hour. बट अपने को पता करना है P में कब पहुंच रहा है. P में तो x मिनट्स या x टाइम के बाद पहुंच रहा है या t टाइम के बाद पहुंच रहा है. तो अगर वो 5x कवर कर रहा है इन 1 आवर, तो x कवर करेगा कितने टाइम में? 1/5 ऑफ एन आवर. 1/5 an hour is what? 12 minutes. So the correct answer to this question should be 12 minutes because the question is asking us time in terms of minutes. Let's look at the next one. यहाँ पे अपने पास रमेश एंड गौतम आर अमंग 22 स्टूडेंट्स हु राइट एन एग्जामिनेशन. अब अपने को ये पता है दैट रमेश स्कोर्स 82.5. The average score of 21 students other than Gautam is 62. तो रमेश का स्कोर पता है 21 स्टूडेंट्स का कुछ एवरेज होगा. वी ऑल्सो नो दैट गौतम का स्कोर 62 है, बाकी लोगों का स्कोर कुछ एवरेज स्कोर इज 62. सॉरी, गौतम का स्कोर अपने को शायद नहीं पता. लेट्स सी, यू हैव टू फाइंड गौतम का स्कोर. इन फैक्ट द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द 22 स्टूडेंट्स इज 1 मोर देन द एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट्स अदर देन रमेश. तो अब यहाँ पे अपने को एक बहुत अच्छा एलिगेशन वाला अप्रोच मिल सकता है. सो लेट्स टॉक अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ रमेश. पहले तो रमेश के केस में क्या हो रहा है, रमेश का स्कोर इज 82.5. तो रमेश का स्कोर यहाँ पे 82.5 ले लेते हैं. वेरी नाइस. एंड सब लोगों का मिला के अगर स्कोर करेंगे तो क्या मिलेगा? एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द 22 स्टूडेंट्स इज 1 मोर देन द एवरेज स्कोर ऑफ द 21 स्टूडेंट्स अदर देन रमेश. तो सब लोगों का स्कोर अगर बाकी लोगों का एवरेज अगर x है, लेट्स से रमेश को निकाल के बाकी लोगों का एवरेज अगर x है, then what can we say about the average score of all the students? The average score of all the students is 1 more than the average scores of the score of the people except Ganesh. तो ये मिल जाता है मुझे. Now I can see that the gap between these two is 1. बट मुझे पता है कि यहाँ पे रमेश अकेला है और यहाँ पे 21 स्टूडेंट्स आर पुलिंग इट टुवर्ड्स दिस साइड. तो अगर ये x plus 1 और x के बीच का गैप 1 है, तो इन दोनों के बीच का गैप भी 21 होना चाहिए. So what can I say in this particular case? 82.5 और x plus 1 के बीच का gap is going to be 21 और x plus 1 is going to be 21 less than 82.5. तो अपने को क्या मिलेगा? 61.5 will be the value of x plus 1. ठीक है, 61.5 अगर वैल्यू है तो यहाँ पे अपने को ये पूरा बन जाता है अपना. अगेन इफ आई नो दैट दिस इज 61.5, दिस हैज टू बी 60.5. दैट्स व्हाट वी नो. अगेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अपने को शायद नहीं चाहिए बट इट्स ओके. Now what do we know in this particular case? We know that अपने को गौतम का स्कोर निकालना है. Again we are doing the same thing here. तो गौतम के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं? We know that the average of all 22 people is 61.5 now, right? बाकी सब लोगों का स्कोर मिला के 62 है. तो 62 is the score of 21 students और गौतम का जो स्कोर है अपने को पता नहीं है, तो गौतम का स्कोर यहाँ पे G ले लेते हैं. डजंट मैटर, गौतम तो अकेला ही है ना यहाँ पे, तो G ले लेते हैं यहाँ पे स्कोर. बट आई नो दैट द एवरेज ऑफ द 22 स्टूडेंट्स इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल. तो एवरेज अगर चेंज नहीं होने वाला तो वो तो 61.5 ही रहेगा दैट वी हैव गॉट फ्रॉम हियर. तो ये दोनों ऐसे बन जाते हैं. नाउ इन दोनों के बीच का गैप शुड बी 0.5 हियर. तो 0.5 का गैप यहाँ पे 1 हो रहा है, तो ये 21 क्या होना चाहिए? 10.5 का गैप होना चाहिए बिकॉज हाफ हो रहा है यहाँ पे. So basically I can say that G is going to be behind 61.5 by 10.5 because 62 is ahead of 61.5. तो 10.5 पीछे होना चाहिए 61 से. So what are we going to get? 61.5 minus 10.5, 61 minus 10 और 51. That should be the answer to this question. गौतम का स्कोर जो है वो 51 होना चाहिए in this particular context. So let's have a look at the next question now.
John borrowed 2,10,000 from a bank at an interest rate of 10% per annum. Annually compound किया था. The loan was repaid in 2 equal installments, the first after 1 year and the second after another year. तो अगर मुझे installment पता करना है तो what will I do in this particular context? Let's say each equal or equated annual installment be x. तो x upon क्या करना है अपने को rate of interest लेना है. तो 10% है तो x upon 1.1 प्लस एक्स अपॉन 1.1 स्क्वायर, ये अपने को देगा पूरा का पूरा अमाउंट एट द एंड विच इज 2,10,000. ये अपने को मिल गया. नाउ वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड फिगर आउट एक्स का वैल्यू, दैट्स इट. और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर. सो नाउ एक्स इंटू 1.1 प्लस 1 अगर करेंगे डिवाइडेड बाय 1.1 स्क्वायर तो अपने को मिलेगा 2,10,000. बट ये 1.1 प्लस 1 इज 2.1. 2,10,000 डिवाइडेड बाय 2.1 इज गोइंग टू गिव अस 1 लाख, राइट. तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1.21 into 1 lakh is going to be 1,21,000 and that should be the answer to this question. That's it, straightforward question on installments. ये वाला फॉर्म याद में रख लेना. installment upon अगर 2 साल है तो 1.1 plus 1.1 square because 10% interest है. 20% interest होता तो it would have been x upon 1.2 plus x upon 1.2 square will be equal to the amount that you would have borrowed or you are supposed to pay at the end of 2 years. That is what we are looking at in this particular context. Now let's have a look at the next question. If a certain amount of money is divided equally among n persons, each one receives 352. However, if 2 persons receive 506 each and the remaining amount is divided equally among the other persons, each of them receives less than or equal to 330 rupees, then the maximum possible value of n is what? तो अपने को पता है कि n लोगों में अगर डिवाइड करेंगे ना तो सबको 352 मिलेगा. सो दिस इज द सेंट्रल वैल्यू. बट 2 लोगों को अगर 306 मिलता है, लेट्स से 2 people receive 206, so 2 people are pulling it towards this end and the remaining amount is divided equally among the other persons. अपने को नहीं पता क्या है वो. each of them receive less than or equal to 330. मैक्सिमाइज करना है तो लेट एवरीबडी गेट 330, राइट. लेस देन और इक्वल टू 330 दिया ना तो वहां पे मैक्सिमाइज कर सकते हैं वैल्यू अगर उसको मैक्सिमाइज करना है तो. नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस पर्टिकुलर केस, वी विल नो दैट ये अपने पास एक छोटा सा एलिगेशन बन जाता है. आई नो दैट यहाँ पे 2 people आर देयर, यहाँ पे लेट्स से n people आर देयर, पूरे मिला के ना अपने पास n plus 2 people होंगे. दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ 330 और 352 के बीच का गैप कितना है? 22 है. 22 corresponds to 2. That is what we know here. What else do we know in this particular context? 306 और 352 के बीच में भी कुछ तो गैप आएगा. Now 306 and 352 के बीच में गैप कितना आता है? Sorry, I am talking about 506 here, not 306. 506 and 352 के बीच में गैप कितना आता है? 154. तो अगर ये 7 टाइम्स है, 22 into 7 is 154, ये भी तो 7 टाइम्स होना चाहिए. तो n का वैल्यू आता है 14, बट 14 इज नॉट अवर आंसर बिकॉज ये n नहीं है, दिस इज n -2, बिकॉज यहाँ पे 2 लोग हैं एंड द रिमेनिंग पीपल आर गेटिंग 330 और लेस. तो टोटल अपना बन जाएगा 2 + 14 दैट इज 16 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो द मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ n इज 16. So let's move on to the next question now. A train approaches a tunnel AB. Inside the tunnel is a cat located at a point that is 3/8 of the distance AB measured from the entrance A. तो ये अगर entrance A है and ये entrance B है, the cat is sitting somewhere here, I think 3/8 of the distance AB measured from entrance A. तो यहाँ पे cat is sitting 3x and ये वाला distance is 5x. What else do we know? When the train whistles, the cat runs. If the cat moves to the entrance of tunnel A, तो train यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, अगर train इस तरफ आ रहा है let's say, then what will happen in this case? Entrance है ना, तो वहाँ से आ रहा है train, left से आ रहा है basically. The train catches the cat exactly at the entrance. If the cat moves to the exit B, the train catches the cat at exactly the exit. तो दोनों तरफ ही मतलब cat को problem हो रहा है. What is the ratio of the speed of train and cat? The train and the cat. ठीक है, तो train let's say यहाँ पे कहीं पे तो है. ठीक है. Now what is happening in this particular context? अभी ट्रेन जो है ना, एंड वी ऑल्सो हैव ऑप्शंस ऑफ कोर्स, जिसका कुछ यूज नहीं है बट है ऑप्शंस. नाउ लेट्स से फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, ट्रेन ना टी से ए पे जा रहा है, राइट. सो वेन एवर ट्रेन इज कवरिंग इतना डिस्टेंस, कैट इज कवरिंग इतना डिस्टेंस, फाइन. सो कैट इज कवरिंग 3x when the train is covering this much of distance. What else do we know in this case? अब यहाँ पे cat is covering 5x distance, train is covering इतना original distance plus 8x. So I'll just call this some d. Doesn't matter, d बोल देते हैं उसको. तो क्या हो रहा है, जब ट्रेन d कवर कर रहा है, when the train is covering d, the cat is covering 3x. When the train is covering d plus 8x, the cat is covering 5x. So cat जब extra 2x कवर करता है ना, तब ट्रेन extra 8x कवर करता है. So whenever the cat is covering 2x distance, the train is covering 8x distance. So what can we say is the ratio of the speed of the train and the cat? For every 4x that the train travels, the cat travels x, or 8x is to 2x. So the correct answer here should be option B, 4:1 for this particular question.
Now let's have a look at the next question that we have here. So in a company, 20% of the employees work in the manufacturing department. If the total salary obtained by all the manufacturing employees is 1/6 of the total salary by all the employees in the company. तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है. So there is a company, इसके अंदर manufacturing employees है and non-manufacturing employees हैं. तो ये दो टाइप के लोग यहाँ पे exist करते हैं. Of course it's binary, right? Manufacturing नहीं है तो non-manufacturing होना चाहिए. That's it. Now 20% of the employees work in the manufacturing department. Let's say there are 100 employees, क्योंकि रेशियो में पूछा गया है. तो 20 अगर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, then 80 will work in the non-manufacturing department. Now the total salary obtained by all the manufacturing employees, let them get 100 rupees. This is 1/6 of the total salary obtained by all the employees. तो total salary 600 हो जाएगा. तो इनको 100 rupees मिल रहा है, तो इनको 500 मिलना चाहिए. You have to find the ratio of the average salary obtained by the manufacturing employees. Average salary by the manufacturing employees is 100 by 20 to that of the that obtained by the non-manufacturing employees. तो इनका average salary हो जाएगा 500 by 80. तो उसको simplify करेंगे तो क्या मिलेगा? 100 by 20 into 80 by 500. So 100 5s are 500, 20 4s are 80, 4:5 should be our answer here. Right? So option A answer होना चाहिए 4:5. That is basically going to be the average of manufacturing divided by average of non-manufacturing in this particular organization. Let's have a look at this interesting question that we have here. Yeah. So the distance from A to B is 60 kilometers. Partha and Narayan start from A at the same time and move towards B. तो दोनों एक ही जगह से start करें. That is what we have to understand. Opposite नहीं जा रहे हैं. And we know that the distance between these 2 points is 60 kilometers. Now Partha takes 4 hours more than Narayan to reach B. But Partha reaches the midpoint of A and B. तो पार्था को मेरे को हाफ करना है ना somehow. तो what I will do is, what I will say here is, Narayan let's say takes 2t hours to go from A to B. नारायण जो है वो 2t hours ले रहा है let's say. तो पार्था कितना टाइम लेगा? पार्था will take 4 hours more, so 2t plus 4 hours लेगा पार्था. तो पार्था को अगर मिड पॉइंट पे पहुंचना है तो कितना टाइम लगेगा? 2t और बाय प्लस 4 by 2 ना. और इन अदर वर्ड्स पार्था शुड रीच द मिड पॉइंट. Partha should reach the midpoint after t plus 2 hours. That's what we know. But this is 2 hours before Narayan reaches B. So और 2 घंटे में नारायण B पे पहुंच जाएगा. So नारायण जो 2t hours ले रहा है, we can say also takes t plus 2 मतलब t plus 4 hours ले रहा है. So I get the value of t as 4 hours. ठीक है. अपने को पता करना है पार्था का स्पीड कितना है. पार्था टेक्स 2t plus 4, so 2 into 4 that is 8 plus 4, 12 आवर्स में पार्था इज कवरिंग द एंटायर डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर्स. तो पार्था का स्पीड कितना हो गया? 60 by 12 दैट इज 5 किलोमीटर्स पर आवर. एंड दैट शुड बी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर. अब यहाँ पे अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे. अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. अगेन आई थिंक दिस शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड अलजेब्रा इन अ बेटर मैनर. So try this out and then have a look at the solution that is going to follow to this particular question. And of course there are options here that we have. So we have 4 options as well to this particular question. Simplify करो, देख लो क्या कर सकते हैं and then have a look at the solution. So fairly easy question. अगर समझ में आ जाता है that एक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है and ये वाला वेरिएबल is dependent on what you get from the previous one. So you just have to understand one thing. Whenever I tell you that we have something that is log a to the base b equals x, इसका interpretation क्या है? b raised to x का वैल्यू a है. That's the only interpretation, simple interpretation. इसको देख लेना. Now what is happening here? I know that log of something to the base 2 is 3. तो इसका क्या मतलब बना? I can say that 5 plus log a to the base 3 is going to be 2 cube, that is 8. Or in other words, I can say that log of a to the base 3 is 8 minus 5, that is 3. और a का वैल्यू is 3 cube, that is 27. ये अपने को मिल जाता है. अब a का वैल्यू 27 यहाँ पे प्लग इन कर देंगे. 27 into 4 is 108. 108 plus 12 plus log b to the base 2 is 3. ये log अगर निकालेंगे तो. So what can I say in this case? 120 plus log b to the base 2 is going to be 5 cube, that is 125. So log b to the base 2 becomes 5 और b becomes 2 raised to 5. तो b का वैल्यू अपने को मिल जाता है 32. a plus b का वैल्यू कितना होगा? 27 plus 32, that is going to be 59 or option B. Let's move on to the next question here. The quadratic equation x square plus bx plus c equal to 0 has 2 roots 4a and 3a where a is an integer. Which of the following is a possible value of b square plus c? और ये सारे बड़े बड़े numbers अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. Now have a look at this question, then have a look at the solution that's going to follow this particular question.
Now in this question, quadratic equation x square plus bx plus c has two roots 4a and 3a. थोड़ा unconventional lettering है, तो देख लेना यहाँ पे ax square नहीं है, 4a और 3a roots हैं. We have to find the possible value of b square plus c. Now I can see that the sum of the roots here, that is 7a, is going to be equal to minus b because a का value 1 है. I can also say that the product of the roots 4a into 3a, that is 12a square, is going to be c by 1, that is c itself. तो b square का value क्या बनेगा? b square का value will be 49a square and a is an integer बताया हुआ है अपने को. What is the value of b square plus c? 49a square plus 12a square मतलब 61a square बन जाएगा. अभी ऑप्शंस देख लेते हैं. दिस इज 61 स्क्वायर और 61 इंटू 61. 361 का 61 से कोई लेना देना नहीं है. इट इज 19 स्क्वायर. 427 इज 61 इंटू 6 7 42, याद आ जाएगा ये. एंड 549 इज 61 इंटू 9. कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन डी, बिकॉज 61 इंटू स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर होना चाहिए ना. एक ही ऑप्शन है जो यहाँ पे वायबल है, विच इज ऑप्शन डी, दैट इज 549. सो दैट शुड बी द आंसर. लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. log of 3 to the base x equals log of y to the base 12 equals a. ऐसे कुछ आ गया जहाँ पे x and y are positive numbers. अब यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है that g is the geometric mean and so on and so forth. तो ये वाली एक चीज दी हुई है. You have to understand log of g to the base 6 is equal to what, and we have everything in the form of a here. तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? ऑब्वियसली वी कैन अज्यूम समथिंग इन द फॉर्म ऑफ ए एंड देन सी कौन सा आंसर मैच करेगा. नाउ द प्रॉब्लम इज, अगर ए का वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं तो रूट ए और ए दोनों सेम है. तो व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक द वैल्यू ऑफ ए एज 2 इन दिस पर्टिकुलर केस. नाउ log x to the base 3, अगर दो क्वेश्चन पहले ध्यान दिया होगा, यू विल नो दैट व्हाट आई मीन टू से हियर इज, इफ log of x to the base 3 is equal to 2, I can say that x is nothing but equal to 3 square, that is 9. If log of y to the base 12 is 2, तो अपने को क्या पता चलेगा यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ a आई एम पुटिंग 2 हियर, तो क्या पता चलेगा 12 स्क्वायर इज इक्वल टू y, और y का वैल्यू इज 144. अपने को पता है that g is the geometric mean of x and y. अब g is the geometric mean of x and y, this basically means that g is going to be root of 9 into 144. अब 9 का स्क्वायर रूट तो 3 है, 144 का स्क्वायर रूट 12 है, g का वैल्यू 36 आना चाहिए. log of g to the base 6 is log of 36 to the base 6 का वैल्यू 2 आएगा, because 6 square is 36 here. So what can we understand in this particular context? इसका वैल्यू 2 आना चाहिए अगर a equal to 2 है तो. अगर a 2 है तो आंसर अपना रूट 2 तो नहीं हो सकता. 2a मतलब 4 हो गया, a मतलब 2 हो गया, a by 2 मतलब 1 हो गया. अपना आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 2, बिकॉज द आंसर इज ऑल्सो इक्वल टू 2 इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. Let's move on to the next question. अब यहाँ पे a, b, x, y be real numbers and there have been some equations given to you. So have a look at this once and then have a look at the solution that will follow. यहाँ पे अपने पास 4 options भी available है जहाँ पे inequalities या k के बारे में पूछा गया है. तो k का nature क्या हो सकता है? Now there is a very simplistic way to deal about this. a square plus b square मेरे को 25 मिल रहा है, x square plus y square 169 मिल रहा है, ये कुछ तो 5 square है, ये कुछ तो 13 square है, and यहाँ पे 65 मिल रहा है which is 5 into 13. तो मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे, ए एक्स या बी वाई में से किसी को एक को अगर मैंने 5 और 13 ले लिया एंड बाकी सबको 0 ले लिया, आई एम मोर और लेस सॉर्टेड. अब ए एक्स को एक काम कर लेते हैं हम लोग, एक काम करते हैं यहाँ पे, ए एक्स जो है ना उसमें ए को हम लोग 5 ले लेते हैं और एक्स को अपन 13 ले लेते हैं. तो 5 इंटू 13 प्लस 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 65. सेटिस्फाई हो रहा है. तो ए का वैल्यू हम लोग 5 ले लेंगे, वाई का वैल्यू जो होगा हम लोग उसको 0 ले लेंगे, माइनस बी का वैल्यू जो होगा उसको 0 ले लेंगे, और x का वैल्यू जो होगा उसको हम लोग ले लेंगे 13. राइट. सो ये अगर करते तो अपना यहाँ पे बन जाता है, बिकॉज a इंटू एक्स इज दिस वन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए कि a का वैल्यू तो 0 आ रहा है. तो यहाँ पे k का वैल्यू 0 आ रहा है, बाकी 3 ऑप्शन अगर देखेंगे तो 0 बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता रेंज के अंदर. डेफिनेटली वी नो दैट व्हाटएवर हैपेंस हियर द वैल्यू ऑफ k हैज टू बी इक्वल टू 0. सो बेसिक सब्स्टिट्यूशन से यू विल बी एबल टू फिगर आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर. यहाँ पे u स्क्वायर प्लस u माइनस 2v माइनस 1 दी होल स्क्वायर इक्वल्स ऐसे कुछ यहाँ पे दिया हुआ है. वी हैव टू फिगर आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u प्लस 3v. ये एक डिफिकल्ट कैट के अंदर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर इसमें शॉर्टकट मिल जाता है ना तो अपनी लाइफ बन जाती है. सो लेट्स सी व्हाट वी कुड हैव डन हियर. इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्सपांड करना है चीज़ों को. तो u स्क्वायर प्लस u माइनस 2v माइनस 1 दी होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड नहीं करना है, इसको एक्सपांड करना है. तो यू विल गेट 4 टाइम्स uv माइनस 4 टाइम्स v स्क्वायर. You can see u square, you can see 4v square, you can see 4uv. If you bring everything to the left hand side, you will see magic. U square plus 4uv plus 4v square plus u
माइनस टू वी माइनस वन दी होल स्क्वायर, अगर करेंगे तो अपने को इसका एक्सपांशन मिल जाएगा. सो देर आर सम ऑप्शंस अवेलेबल एज वेल. सॉरी आई हिट द ऑप्शंस 1/4, 1/2, 0 एंड -1/4. तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट अगर देखते हैं तो अपने को मिल जाता है u प्लस टू वी दी होल स्क्वायर, दिस पार्ट इज इक्वल टू 0 ऑफ कोर्स, प्लस u माइनस टू वी माइनस वन दी होल स्क्वायर इक्वल 0. अब दो स्क्वायर्स को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 0 मिल जाए, तो हर एक इंडिविजुअल स्क्वायर का रूट भी तो 0 होना चाहिए, राइट. सो हर एक इंडिविजुअल वैल्यू 0 होना चाहिए, बिकॉज स्क्वायर्स आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव इन नेचर, स्पेशली फॉर रियल नंबर्स, और यहाँ पे रियल नंबर्स का ही एक्सपेक्टेशन है. सो व्हाट कैन वी से इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, वी कैन से दैट u प्लस टू वी विल बी इक्वल टू 0, एंड वी कैन से दैट u माइनस टू वी माइनस वन इज इक्वल टू 0 और u इक्वल्स टू वी प्लस वन, ये अपने को मिल जाता है. Now what do we get because of this? तो इक्वेशन दो वेरिएबल u के जगह पे 2v प्लस वन डाल दो, 4v प्लस वन इक्वल्स 0, v इक्वल्स -1/4, ये वाला पार्ट मिल जाता है. एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u, इट इज गोइंग टू बी -2 टाइम्स v. सो -2 इंटू -1/4, 2 इंटू 1/4, अपने को u का वैल्यू मिल जाता है 1/2. तो u प्लस 3v का वैल्यू कितना होगा, u का वैल्यू इज हाफ, 3 times v is -3/4, 1/2 -3/4, right? Or you can say 2/4 minus 3/4 is -1/4. So the correct answer here should be option D, that is -1/4 to this particular question. Let's have a look at this question. तो यहाँ पे अगर देखते हैं question, इसमें अपने पास options available हैं. Again this is from CAT 2022 I believe. तो एक बार अगर इसको देख लेते हैं, then we can have a look at the solution. Now let a, b, c be non-zero real numbers such that b square is less than 4ac. A dead giveaway. b square less than 4ac का मतलब क्या बना? For the function ax square plus bx plus c, we are saying that there exist no real roots, right? इसमें कोई भी real roots नहीं है. इसका मतलब क्या बना? ये कभी भी x axis को टच नहीं करेगा या इंटरसेक्ट नहीं करेगा दो पॉइंट्स पे. That's what we understand here. If the set S consists of all integers m such that f of m is less than 0, right? Then this set S must necessarily be what? अभी एक चीज कर लेते हैं, यहां पे अगर मैं इसको बनाता हूं विदाउट टचिंग द एक्स एक्सिस ऐसे, जहां पे a इज ग्रेटर देन 0, a अगर पॉजिटिव है तो ऐसे वाला कर्व बनेगा. तो अब यहां पे कौन कौन से केस के अंदर, अब इसका वैल्यू है f ऑफ x जो हमने बनाया है. अब कौन कौन से केसेस में f ऑफ m या f ऑफ x लेस देन 0 है? बिल्कुल भी नहीं है. तो ये तो एम्प्टी सेट बनेगा, नीचे तो कुछ भी नहीं आएगा x एक्सिस के. On the other hand, if a is less than 0, then the curve will become like this. वो x axis को बिल्कुल कट नहीं करेगी. In this case, what is going to happen? All the values of f of x are going to be less than 0, right? So यहाँ पे क्या होगा? The set of all integers or an empty set. दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है. अगर a greater than 0 है तो empty set होगा, और अगर a less than 0 है, then you will get the set of all integers. So the correct answer here is option B, either the empty set or the set of all integers, depending on the context. Let's move on to the next question. The largest real value of a for which the equation mod of x plus a plus mod of x minus 1 equal to 2 has an infinite number of solutions for x is what? अब इसमें ना मैंने एक वीडियो किया हुआ है, so have a look at that video that I have done on modulus and graphs, and then you will be able to answer this question. तो चार options भी है हमारे पास. Now let's see what happens here. तो मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे लोगों का घर कहाँ पे वो देख लो. अगर एक इंसान -a पे है और एक इंसान 1 पे है, इन दोनों के बीच में 2 का गैप अगर होगा ना, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे. क्यों आएंगे? बिकॉज दे आर प्लानिंग टू मीट, दे कैन मीट हियर एंड दे वुड हैव कवर्ड 2 यूनिट्स. दे आर प्लानिंग टू मीट हियर, दे वुड हैव कवर्ड 2 यूनिट्स. बीच में सब जगह पे 2 यूनिट्स कवर किए होंगे. तो या तो ये जो a का वैल्यू है ना, -a का वैल्यू, या तो 2 यूनिट्स लेफ्ट में है या तो 2 यूनिट्स राइट में है. तो अगर 2 यूनिट यहाँ पे आता है तो ये बन जाता है 3, और 2 यूनिट यहाँ पे जाता है तो ये बन जाता है -1. सो व्हाट कैन वी से इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट? मॉड ऑफ x प्लस a जो है ना, वो a का वैल्यू या तो -1 होगा या तो 3 होगा, और इन अदर वर्ड सॉरी x माइनस 3 होगा यहाँ पे, या फिर x प्लस 1 होगा इन दिस पर्टिकुलर केस. सो a का वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगा इन दिस पर्टिकुलर केस? a का वैल्यू या तो यहाँ पे होगा -3, या तो a का वैल्यू यहाँ पे होगा +1, चाहिए तो 1 हो सकता है. तो यहाँ पे वी नीड टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ a दैट इज पॉसिबल. -3 से तो 1 बड़ा है, तो डेफिनेटली माय आंसर हैज टू बी ऑप्शन सी, जिससे अपने को इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर x मिलेंगे. एंड इफ यू लुक एट इट एज वेल, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ एक 1 पे है और एक -1 पे है, अगर ये मैं देखता हूँ, तो इन दोनों को अगर ट्रैवल करना है तो कैसे ट्रैवल करेंगे, राइट? तो यहाँ पे बीच में एक 0 आएगा. तो लेट्स से दोनों डिसाइड करते हैं यहाँ पे मिलना है,
तो द पर्सन ऑन -1 विल हैव टू ट्रैवल 2 यूनिट्स टू रीच 1. अगर यहाँ पे डिसाइड करते हैं दे विल हैव टू ट्रैवल, और द पर्सन ऑन 1 विल हैव टू ट्रैवल 2 यूनिट्स टू मीट हियर. अगर दोनों प्लान करते हैं 0 पे मिलना है तो दोनों को एक एक यूनिट चलना पड़ेगा, क्यूमुलेटिवली 2 यूनिट्स हैं. 0.5 पे करते हैं तो 1.5 एंड 0.5. तो ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे अपने को फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन दैट वी हैव हियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव. The sum of all possible values of x satisfying the equation 2 raised to 4x square minus some 2 raised to something plus 2 raised to something is equal to 0. Now you have to understand one small thing in this particular context. कहीं पे भी अगर देखोगे ना तो ये वाला आ जाएगा 2 raised to 4x square, यहाँ पे आएगा 2 raised to 2x plus 30, एंड अगर इसको शफल करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट 2 raised to 2x square plus x plus 16, ये बनेगा. Now whenever you are looking at 2 raised to a plus 2 raised to b equals 2 raised to c, तो क्या होगा? Let's say I tell you that 2 raised to 2 plus 2 raised to 2, 4 plus 4 is 2 cubed. तो ये feasible है. बट अगर मैं बोलता हूँ 2 raised to 3 plus 2 raised to 4 कर लो और इसमें 2 का पावर आएगा तो ये नहीं आएगा. So what does this mean? This basically means that ये दोनों पावर इक्वल होने चाहिए और ये पावर जो होगा वो इनसे एक ज़्यादा होगा. That is the only interpretation here. So what can we say in this particular context? अगर हम यहाँ पे options भी देख लेते हैं, we have 4 options here, 3/2, 5/2, 1/2 and 3. So what do we get here in this particular context? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. I can basically say that 4x square will be equal to 2x plus 30 in one case. And I'll also know that 2x square जो है वो एक ज़्यादा होगा compared to this. So that's what we need to understand. So here what are we going to get? We are going to get 2x square minus x minus 30 equals 0. तो ये पार्ट अपने को मिल जाता है -15, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 बनेगा. 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 15 इक्वल टू 0. तो स्प्लिट, स्विच और डिवाइड वाला टेक्निक यूज करेंगे. अगेन आई हैव कवर्ड दिस इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का 5 मिनट्स वाला वीडियो, डू हैव अ लुक एट इट. तो यहाँ पे स्प्लिट करेंगे. मेरे को प्रोडक्ट चाहिए -30, मेरे को सम चाहिए -1, तो क्या स्प्लिट करेंगे? -6 एंड +5, ये स्प्लिट होगा. अभी स्विच करेंगे 6 एंड -5. 6/2 करेंगे तो 3 मिलेगा. -5 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव मी -2.5. तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, 3 एंड 2.5. ठीक है. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. दूसरे वाले साइड में भी अगर देखेंगे 3 एंड -2.5 तो यहाँ पे मिल गया है. सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x 3 - 2.5 0.5 आना चाहिए. बट सेकेंड वाला पार्ट भी एक बार देख लेते हैं. राइट हैंड साइड में हम क्या बोल रहे हैं? 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 16 नीड्स टू बी इंडिविजुअल से एक ज़्यादा. So what we can say in this particular context, 4x square से एक ज़्यादा 4x square plus 1 होना चाहिए, या तो it should be 2x plus 30 plus 1, ऐसे कुछ होना चाहिए. ये वाले को भी अगर मैनिपुलेट करेंगे you will get 2x square minus x minus 15 equal to 0. You are getting the exact same thing that we have got here. And that's why things match here. So the correct answer here should be option C, that is half. Very simple question, अगर ये एक fundamental concept पता है तो. Let's move on to the next one. If x is a real number such that log of 5 to the base 3 equals log of 2 plus x to the base 5, then which of the following is true? तो ये वाला पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं. Now again understand what logs mean. So when I say log of a to the base b is x, this basically means b raised to x should be equal to a. अब log of 5 to the base 3 का मतलब क्या है? 3 को कौन से पावर पे रेस करने के मेरे को 5 मिलेगा. अब 3 raised to 1 तो बनेगा 3, 3 स्क्वायर तो बनेगा 9. I know that the value of this should be between 1 and 2 because 3 raised to 1 3, 3 raised to 2 9, 5 जो है वो 3 और 9 के बीच में किधर तो है, तो इसका वैल्यू भी 1 और 2 के बीच में आना चाहिए, which basically means that the value of this should basically be between 5 and 25. 2 plus x का वैल्यू, why? Because log of 2 plus x to the base 5 अगर equal to 1 है then 2 plus x will become equal to 5. एंड अगर log of 2 plus x to the base 5 equal to 2 है then 5 square will be equal to 2 plus x. So in this particular case x का वैल्यू या तो 3 होगा या तो 23 होगा, दोनों के बीच में होगा basically. So we know that the value of x should be between 3 and 23. So the correct answer here is option D. Let's move on to the next question. अब यहाँ पे there is a function f of x. This is a very interesting question, एक बार देख लेना. Is defined as x raised to 5 plus ax raised to 4 plus bx cube plus cx square plus d of x plus e, ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है. Now f of 1 equals 1, f of 2 equals 2, f of 3 equals 3 and so on. तो अब यहाँ पे f of 6 निकालना है. A lot of people will say 6, but that is not the answer to this question. अपने को यहाँ पे क्या करना है? वी हैव टू फाइंड अनदर फंक्शन, वी हैव टू बेसिकली थिंक अबाउट अनदर फंक्शन. तो मैं बोलता हूँ एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है g ऑफ x, जो कॉमन नॉमेनक्लेचर है, एंड इसका वैल्यू इज f ऑफ x माइनस x.
ठीक है, तो मैं f वाले मशीन में जो भी डालूंगा उसमें से वट एवर आउटपुट कम्स माइनस द इनपुट दैट वाज देयर, वो मेरा बनता है g मशीन का आउटपुट। ठीक है, सो g मशीन के अंदर f मशीन है, इज व्हाट वी कैन सी, लेट्स सी। तो g ऑफ x इक्वल्स f ऑफ x माइनस x। अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, g ऑफ x इक्वल्स f ऑफ x माइनस x। g ऑफ 1 होगा f ऑफ 1 माइनस 1 मतलब 0, g ऑफ 2 भी 0 बनेगा, g ऑफ 3 भी 0 बनेगा, g ऑफ 4 भी 0 बनेगा और g ऑफ 5 भी 0 बनेगा। We know that this is a fifth order का expression that we have, function that we have। तो g of x तो f of x minus x ही है ना, तो ये भी तो fifth order का बना। Now अगर ये fifth order का है और इसके 5 roots 1 2 3 4 5 हैं, तो what can I say about this? This basically should be in the form of x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 into x minus 4 into x minus 5। तो f of 6 अगर निकालना है तो यहाँ पे x की जगह पे 6 डाल दो, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 is what you are going to get in this particular case, which is 120। But 120 is not our answer because that is g of x। तो 120 होगा f of 6 minus 6। So f of 6 का वैल्यू बनता है 120 plus 6, that is 126। So a very nice question, a nice trap वाला question। This has I don't think appeared at the CAT directly, but this is a very important concept that you need to know। Moving on to the next question that we have here, now we are moving on to geometry। अब ज्योमेट्री में देखते क्या होता है, टू सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर्स टच एक्सटर्नली, ईच ऑफ दीज टू सर्कल्स इज टच्ड एक्सटर्नली बाय थर्ड सर्कल। तो दो सर्कल्स बाहर से टच कर रहे हैं और एक सर्कल इन दोनों को टच कर रहा है। इफ दीज थ्री सर्कल्स हैव अ कॉमन टेंजेंट, सो बेसिकली आई एम सेइंग दैट लेट्स से दिस इज अ सर्कल दैट वी हैव हियर, एक और सर्कल है जो 4 यूनिट्स का ही रेडियस है, उसका एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं और इन दोनों के बीच में ना एक छोटा सर्कल आ जाएगा ऐसे। राइट, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू फिगर आउट द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल। तो अब यहाँ पे ये वाले सर्कल को देखते हैं क्या हो रहा है करके, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसे अपने को दिखाई देगा एंड दिस इज व्हाट इट विल लुक लाइक। छोटे सर्कल का रेडियस r ले लो। नाउ वी नो दैट दिस एंटायर रेडियस इज 4 यूनिट्स बिकॉज 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट है, लेट्स से आई कॉल दिस o, आई कॉल दिस a एंड आई कॉल दिस पॉइंट b। नाउ आई कैन से दैट o a का जो वैल्यू होगा ना, o a का वैल्यू इज बेसिकली गोइंग टू बी 4 माइनस स्मॉल r। अगर ये छोटे सर्कल का वैल्यू इज स्मॉल r, what can we say about this? Because of symmetry I can say that AB का जो value होगा that will be equal to 4, and what can I say about OB का value? OB का value will be 4 plus R। तो अपने को अभी 3 sides मिल गए हैं of this particular right angle triangle। अपने को निकालना है R का value, very easy question। OB square will be equal to OA square plus AB square, ये मिल जाएगा। अब OB square कितना होगा, 4 plus R the whole square will be equal to OA square 4 minus R the whole square plus AB square that is 16। ठीक है, ये अपने को मिल जाता है। Now one thing we can do is we can just observe कि अगर एक 4 square है और बाकी दोनों separated by R R है तो क्या हो सकता है, but then again you can just do it as well and अगर simple तरीके से solve करोगे तो भी आ जाएगा। It's not a very complicated question per se। तो अपना शॉर्टकट तो मोस्टली अपने को मिल गया है। वी ऑल्सो हैव टू फिगर आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल्स इन दिस पर्टिकुलर केस। ये कुछ ऑप्शन है हमारे पास, अगेन वी कैन हैव अ लुक एट दिस एंड कैन फिगर इट आउट। अगर और थोड़ा सा एडवेंचर करना है तो ट्राई द easiest option here and just figure out that it's a 3 4 5 triangle। नहीं क्या तो भी it's fine, it's perfectly okay। नॉर्मली करेंगे तो भी आ जाएगा। 16 plus 2 into 4 into r, that is 8r plus r square is going to be 16 minus 8r प्लस आर स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, तो यहाँ पे 16 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 16 आर इक्वल 16 और आर इक्वल्स 1। वी नो दैट इट वाज अ 3 4 5 ट्राइंगल ऑल अलोंग, तो अपने को आंसर मिल जाएगा ऑप्शन डी। लेट्स लुक एट दी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर। अब यहाँ पे रेक्टेंगल ए बी सी डी के अंदर ए बी इज 9, BC is 6 and P and Q are 2 points that we have here, और ऑप्शंस भी हमारे पास हैं। We have to find BP is to PQ is to QC। So एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो ABCD is the rectangle that we have here। AB is 9 and BC is 6, तो AB ये वाला ले लेते हैं, BC 6 ले लेते हैं। BC 6 है, AB 9 है। P and Q are 2 points on BC, तो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, such that triangles or the areas of the figures ABP, तो ABP वाला जो ट्राइंगल होगा APQ मतलब ये बीच वाला ट्राइंगल एंड AQCD राइट आर इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एरिया जो है वो, इफ द एरिया ऑफ फिगर AQCD इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP, सो ABP का एरिया अगर x है, AQCD का एरिया इज 4x इज व्हाट वी हैव बीन टोल्ड हियर। ठीक है,
एंड वी नो दैट दे आर इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो अगर x है, APQ है एंड समथिंग है, तो ये 2x होना चाहिए. दैट्स व्हाट वी नो इन दिस पर्टिकुलर केस. एंड ये वाले केस के अंदर BP PQ का भी अपने को पता होना चाहिए, दैट वी आर सेइंग दैट इट इज बेसिकली गोइंग टू बी इन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, राइट. बेसिस विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज अगर हाइट सेम है तो, right. So in this particular case we know that AQCD is 4 times the area of ABP, and we know that ABP मतलब ये triangle, APQ मतलब ये बीच वाला squeezed triangle, and the quadrilateral, the trapezium that we have are in a geometric progression. तो x 2x and 4x मिल जाता है. ठीक है. ना वन थिंग वी कैन अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट इज ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल जो है ना उसका एरिया इज 4x प्लस 2x प्लस x मतलब 7x. अगर मैं ये वाला ड्रॉ करता हूं तो इसका एरिया बिकम्स 3.5x, इसका एरिया बिकम्स 3.5x बिकॉज अ डायगोनल विल डिवाइड रेक्टेंगल इनटू टू स्मॉलर ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, डायरेक्टली आ जाएगा. ठीक है. तो ये पूरा का पूरा 3.5x है. So if I draw this line, can I say that ABC का एरिया पूरा ट्राइंगल का एरिया इज 3.5x, तो ये एरिया बन जाता है 0.5x. Now because everything is on the same or of the same height, the areas will be in the same ratio as the bases. तो क्या होगा यहाँ पे, BP अगर 1 यूनिट है, PQ will be 2 units and QC will be 0.5 units. अगर दो से मल्टीप्लाई करेंगे you will get 2:4:1. So the correct answer is option C, 2:4:1. Let's move on to the next question now. In a triangle, the medians AD and BE are perpendicular to each other. ठीक है. And we know that their lengths are 12 centimeter and 9 centimeter respectively. So we have to find the area of triangle ABC. Again a past CAT question. What I generally do in these cases ना, ये AD और BE को perpendicular दिखाना बहुत important हो जाता है. So what I generally do is I will draw two perpendicular lines first. I will call them AD and I will call this BE. ये कर दिया मैंने. अभी मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दूंगा and then I can join these two to get triangle ABC. तो ये मेरा मुझे दिखने में थोड़ा बेटर दिखता है triangle, that is my thing. और इसको E कर देंगे, इसको D कर देंगे. So this is something that has helped me solve these kind of questions by looking at them nicely. We know medians है, तो ये वाला part should be the centroid, G है. We know that the length of the medians is 12 and 9. So AD का length 12 है, तो AD का length अगर 12 है, the centroid divides the medians in the ratio 2:1. तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा. एंड वी नो दैट BE का लेंथ इज 9, सो ये वाला पार्ट 6 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 3 हो जाएगा. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इन स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ इफ यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियंस, एक मीडियन जो होता है वो एक ट्राइंगल को 6 पार्ट्स में डिवाइड करता है ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल्स दैट हैव इक्वल एरियाज. तो ये है ना, तो ये जो 6 ट्राइंगल्स है ये सबका एरिया सेम होगा. इफ यू हैव नॉट सीन द ट्राइंगल्स चीट शीट, डू हैव अ लुक एट इट लेटर. तो अब यहाँ पे मुझे एक भी छोटे ट्राइंगल का एरिया मिल गया, मेरा काम बन जाएगा. ये ट्राइंगल का एरिया कितना है, हाफ इंटू 6 इंटू 4, हाफ इंटू 24 तो 12. तो बड़े ट्राइंगल का एरिया कितना बना, 12 इंटू 6 72. दैट्स इट, इतना ही करना है. द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज गोइंग टू बी 72 स्क्वायर सेंटीमीटर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Corners are cut from an equilateral triangle T to produce a regular hexagon H. Then the ratio of the area of H to the area of T is what? So equilateral triangle है मेरे पास, let's say इसका कुछ नाम T दे दिया है. And what we have done here is we have cut the triangles, we have cut the triangles from the ends. तो ये करके मेरे पास आ जाता है एक regular hexagon H. Now we have to understand that अगर मैं इस regular hexagon के अंदर ये सारे lines join कर लूँ ना, I will get 6 equilateral triangles. अगर मैं opposite vertices को join कर लूँ तो. Now I will be able to see that ये जो है ना, ये पूरा का पूरा fold यहाँ पे होगा. तो अगर ये x है तो ये भी x है, अगर ये x है तो ये भी x है, रेगुलर हेक्सागोन है तो ये सारे इक्वल होंगे, ये भी x's हैं. एंड बिकॉज द रेगुलर हेक्सागोन एग्जिस्ट, ये सब ट्राइंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. नाउ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ H विच इज 6x टू द एरिया ऑफ T विच इज गोइंग टू बी 6x प्लस 3x, दैट इज 9x, इज गोइंग टू बी 2:3. So the correct answer is option A, that is 2:3. Let's move on to the next one. Have a look at this question and then have a look at the solution that will follow. This is again from CAT 2023. A rectangle with the largest possible area is drawn inside a semicircle of radius 2. तो ये semicircle है, इसका radius 2 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो इसका radius 2 सेंटीमीटर लिख लेते हैं यहाँ पे. एंड हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है. ठीक है. Now what we can do in this particular case is हम लोग इसको extend कर सकते हैं so that मैंने पूरा सर्कल बना दिया और इसके अंदर मैंने एक ऐसा फिगर बनाया जिसका एक ऐसा रेक्टेंगल बनाया जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है. Now this basically has to be a square. Purely by symmetry you can see that एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो मेरे को चारों तरफ से बराबर खींचना पड़ेगा ना, एंड दैट इज बेसिकली व्हेन इट विल बिकम अ स्क्वायर.
अब ये स्क्वायर के अंदर मुझे अगर देखना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट साइज, सो व्हाट विल यू गेट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, राइट तो अगर ये स्क्वायर है पूरा का पूरा, देन आई नो दैट दिस इज टू दिस शुड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1, बिकॉज सिमिट्री से अगर देखेंगे 1 1 और 2 यहाँ पे मैच करेगा. सो लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द रेक्टेंगल विल बी 2:1, ऑप्शन ए, दैट्स इट. और कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन के अंदर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A triangle ABC has area 32 square units and its side BC is basically present that has length 8 units. ये अपने को दिया हुआ है and it lies on x equal to 4. Then the shortest possible distance between A and the point 0,0 is what? तो एक तो intuitively समझ में आ जाना चाहिए, area 32 units है and I know that side BC का length is 8 units. So अगर मैं इसको plot करूँ let's say, then what will happen? I know that x equal to 4 करके कुछ तो एक लाइन है, so this line I can call x equal to 4. तो यहाँ पे I know base लाई कर रहा है, राइट. अब 0,0 ओरिजिन से a का डिस्टेंस कितना है, तो a बेसिकली हैज टू लाई ऑन द x एक्सिस ना. तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे 8 यूनिट्स है, लेट्स से ये x इक्वल टू 4 है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा ना वो 8 यूनिट्स होगा. तो या तो मेरा वर्टेक्स आएगा इस तरफ या तो मेरा वर्टेक्स आएगा इस तरफ की. तो आई डोंट नो इफ इट विल बी ऑन द लेफ्ट ऑफ 0 और द राइट ऑफ 0, बट इट विल बी समवेयर. बट आई नो दैट ये जो बेस होगा ना, दिस बेस इज गोइंग टू बी 8 यूनिट्स. तो अपने को क्या पता है ट्राइंगल के एरिया के बारे में, हाफ इंटू 8 यूनिट्स इंटू हाइट इज इक्वल टू 32. सो ये 32 कर देते हैं, 2 4s are 8, 4 8s are 32, हाइट हो जाएगा 8 यूनिट्स. अब वो यहां से यहां पे या तो 8 यूनिट्स होगा, 8 यूनिट्स प्लस 4, सॉरी यहां से यहां पे 8 यूनिट्स होगा, दिस इज नॉट 8 यूनिट्स. यहां से यहां पे 8 यूनिट्स होगा विच विल टेक इट फादर अवे फ्रॉम 0 और इट विल बी क्लोजर टू 0 इस तरफ. तो अगर ये वाला पार्ट 8 यूनिट्स है तो क्या होता है, ये तो 4 है बिकॉज x इक्वल टू 4 है, तो ये वाला भी 4 हो जाएगा. सो द पॉइंट विल बी समवेयर हियर एंड द गैप बिटवीन दिस पॉइंट एंड द ओरिजिन इज गोइंग टू बी 4 यूनिट्स इन दिस केस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 4 यूनिट्स. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे ये पुराने कैट का क्वेश्चन है, कैट 2004 आई बिलीव. Euclid has a triangle in mind. Its longest side has length 20 and one of its sides has length 10. Area 80 दिया हुआ है. अगर एरिया 80 दिया हो तो व्हाट कैन आई से अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है. तो या तो हम लोग 20 को बेस ले सकते हैं या तो 10 को बेस ले सकते हैं. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ वी टेक 20 एज द बेस. तो अगर अपन ने यहाँ पे 20 को बेस ले लिया, आई नो दैट हाफ इंटू 20 इंटू हाइट शुड बी इक्वल टू 80. सो अपने को यहाँ पे 10 मिलेगा, अपने को यहाँ पे मिलेगा 8. तो द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल बिकम्स 8. दैट्स व्हाट वी कैन से, ठीक है. अनदर ऑफ इट्स साइड्स हैज लेंथ 10 और एरिया 80 दिया है. अपने को थर्ड साइड का लेंथ चाहिए क्या होता है करके, ठीक है. नाउ इफ दिस इज बेसिकली द बेस 20 दैट वी हैव हियर, द अदर साइड और द हाइट सॉरी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 8 एंड एक कोई साइड का लेंथ हो जाएगा 10. तो एक कोई तो साइड का लेंथ 10 है और उसका हाइट यहाँ पे 8 है. तो लेट्स से ये कोई तो साइड है ऑफ लेंथ 10, डजंट मैटर. एंड आई नो दैट बिकॉज दिस इज द केस, ये हाइट जो होगा ना ये हो जाएगा 8. अपने को ढूंढ के निकालना है थर्ड साइड क्या है. सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस साइड. अब ये अगर ऑल्टीट्यूड है और ये 8 है ये 10 है तो ये बन जाएगा 6. नाउ इफ दिस इज 8 दिस इज 6, ये पूरा का पूरा अगर 20 है ये बन जाएगा 14. ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या बनेगा, 8 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और यू विल गेट रूट ऑफ 64 प्लस 196 और रूट ऑफ 260. सो द करेक्ट आंसर हियर शुड बी ऑप्शन ए, दैट इज 260 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. So let's move on to the next question now. Let's continue. The graph of y minus x or yx on the y minus x on the y axis against y plus x on the x axis is as shown below. तो ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है and we have to figure out which of the following shows the graph of y against x. So not a very difficult question अगर पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, and that makes it even more interesting अगर देखते हैं तो. Right now one thing you have to understand here is I'll just change the color of the ink here. So यहाँ पे क्या करना है पता है, you know that whenever you have a graph, okay, so I'll just show it to you in another ink. तो ऐसे जब भी मेरे पास ग्राफ होता है ना, अगर ये x axis है ये y axis है, if I have this line which is inclined at an angle of 45 degrees, तो क्या होगा, this line will basically tell you x equals y. यहाँ पे भी सेम लॉजिक ला के देखते हैं क्या होता है करके. So in this particular case, if I draw this line, this dotted line that we have here, ये line क्या होगा, y minus x equals y plus x, और in other words x equal to 0. x equal to 0 क्या होता है कोऑर्डिनेट स्केल के अंदर, x equal to 0 अगर मैं बोल रहा हूँ that is y axis ना. सिमिलरली अगर मैं ये वाला लाइन बना देता हूँ, ये वाला अगर मैं डॉटेड लाइन बनाता हूँ, then what will this mean,
दिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स इक्वल टू 0, तो ये y इक्वल टू 0 बना, तो ये बन गया x एक्सिस, ये बन गया y एक्सिस, राइट. सो वन डॉटेड लाइन इज द y एक्सिस, वन डॉटेड लाइन इज द x एक्सिस. इसको अगर ठीक से गिरा दोगे, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट अ स्लैंट दैट गोज इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट. ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने वाला अपने को एक स्लैंट मिल जाएगा इन दिस पर्टिकुलर केस. तो अपना आंसर बेसिकली होने वाला है x इक्वल टू 0. सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, x is going to be equal to 0, तो वो बनेगा y axis, and that's why the correct answer to this question will be option D here. That's it, और कुछ भी नहीं करना है. You can take values and figure it out as well, but this is a much more elegant method than anything else is what I believe. Let's move on to the next question now. Let's see. Points E, F, G, H lie on the sides AB, BC, CD and DA respectively of a square ABCD. EFGH is also a square जिसका area है 62.5%. तो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं. Okay, we'll change the color, sorry. Yeah. So we have the original square that we have, that is ABCD, वो अपने को पता है. And let's say ABCD is the original square, ठीक है. And we know that EFGH lie such that we know that CG is greater than EB. So E अगर यहाँ पे लाइक करते हैं CG is greater than EB, तो E यहाँ पे आएगा, F यहाँ पे आएगा, CG यहाँ पे आएगा और EFGH. ठीक है, तो ये वाला अगर हम 4 पॉइंट्स और ये वाले 4 पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू गेट अनदर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. एंड ये स्क्वायर का एरिया इज 62.5% ऑफ दैट ऑफ ABCD एंड CG इज लॉन्गर देन EB. ठीक है, वी वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ EB टू दैट ऑफ CG. अब ये वाले केस के अंदर ना, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, अज्यूम दैट CG का वैल्यू इज 1, अज्यूम CG का वैल्यू इज 1 और ये छोटे वाले वैल्यू को x ले लेना. ठीक है, दैट विल मेक योर लाइफ मच ईजियर दैन डूइंग एनीथिंग एल्स इन दिस पर्टिकुलर केस. नाउ व्हाट डू वी नो इन दिस पर्टिकुलर केस? यहाँ पे बड़ा वाला जो स्क्वायर है उसका साइड लेंथ इज x+1 एंड छोटा वाला जो स्क्वायर है उसका साइड लेंथ इज रूट ऑफ x² + 1. ठीक है, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम से x और 1 अगर 2 साइड से दैट मेक द राइट एंगल, देन x² + 1 का रूट शुड बी द थर्ड साइड. ठीक है, नाउ व्हाट कैन वी से हियर? जो छोटा ट्राइंगल है ना, उसका एरिया इज 5/8 ऑफ दैट ऑफ द बड़ा ट्राइंगल. So 5/8 times x+1 the whole square is going to be x² + 1, or in other words we'll get 5x² plus 2x into 5 that is 10x plus 1 into 5 that is 5 is going to be 8x² plus 8. तो यहाँ पे मिलेगा अपने को 3x² minus 10x plus 3 equal to 0. Again use split switch divide वाला मेथड. स्प्लिट करना है अपने को, 9 को स्प्लिट करना है इनटू 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच दैट द सम इज -10, तो -9 और -1 कर दिया, साइन स्विच कर दिए, 9 और 1 आ गया, डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x² कर दिया, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 3 and 1/3 मिलेगा अपने को यहाँ पे, राइट. बट वन थिंग दैट वी नो हियर इज x हैज टू बी लेस देन 1 ना, तो x अगर लेस देन 1 है तो x हैज टू बी 1/3. तो क्या हो गया यहाँ पे? लेंथ ऑफ EB इज x दैट इज 1/3. तो अपना काम यहाँ पे बन जाता है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The value of the sum 7 into 11 plus 11 into 15 plus 15 into 19 and so on and so forth is what? Now the easier way or the conventional way is you basically convert this into sum n plus 3 into n plus 6 into n plus 10 को expand करो, summation use करो and so on and so forth. But one thing that intrigues me is the units place digit that we have here. 0, 3, 1, 7 सब अलग है. So let's see if we can make something happen here. So 7 into 11 का यूनिट्स प्लेस डिजिट 7 हो जाएगा, 11 into 5 का यूनिट्स प्लेस डिजिट 1 into 5 5 हो जाएगा, 15 into 9 5 9s are 45 हो जाएगा. नेक्स्ट क्या होगा? 19 into 23 होना चाहिए, सो 9 3s are 27 आएगा, 23 into 27, so 3 into 7 will be 21. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी 7 into 1 that is 7. उसके बाद वाला इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 into 5 that is 5 and you will see that this is repeating now. तो ये वाला पार्ट यहाँ पे रिपीट हो रहा है. 7 into 1 वाला पार्ट रिपीट हुआ था, 1 into 5 रिपीट हुआ, तो ये पार्ट रिपीट हो जाएगा. सो आई कैन से दैट मेरे पास यहाँ पे 5 चीज़ों का क्लस्टर अवेलेबल है. ठीक है, वॉट एल्स इज हैपनिंग हियर? 99 तक जा रहा है ये. सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीक्वेंस इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन. तो यहाँ पे जो है ना मेरे पास 7, 11, 15 ये हो रहा है, राइट. सो आई कैन से दैट दिस इज बेसिकली 4 into 2 -1 ये है. एंड यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस इज बेसिकली 4 into 24 -1. सो यहाँ पे आई एम गोइंग फ्रॉम 2 till 24 ना, तो मेरे पास कितने टर्म्स बने? 23 टर्म्स बने. एक क्लस्टर कितने का है? 7 + 5 + 5 दैट इज 17 + 7 दैट इज 24 + 1 25, तो ये 5 में एंड करेगा. ऐसे मेरे पास कितने क्लस्टर्स होंगे? 23 टर्म्स है ना मेरे पास ऐसे, तो 23 टर्म्स मतलब 5 5 5 5, ये तो 0 बन जाएगा.
और लास्ट क्लस्टर के मेरे को सिर्फ 3 टर्म्स लेने हैं, तो 7 + 5 इट हैज़ टू एंड इन अ 7. और आंसर शुड बी ऑप्शन डी 80707. बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है. दिस इज ऑफ कोर्स इफ यू आर थोड़ा प्रेस्ड ऑन टाइम एंड यू वांट टू आंसर समथिंग वेरी क्विकली, यू कैन यूज दिस बिकॉज द यूनिट्स प्लेस डिजिट्स आर ऑल डिफरेंट. Let's move on to the next question. Let x, y, z be the 3 positive real numbers in a geometric progression, and we know that x is less than y less than z. 5x, 16y and 12z are in an arithmetic progression, right? तो क्या होगा? The common ratio of the geometric progression. Now we know that 5x, 16y, 12z are in an arithmetic progression and x, y, z are in a geometric progression. But ये जो है ना increasing geometric progression है. तो अब इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो कॉमन रेशियो हैज टू बी ग्रेटर देन 1 फॉर श्योर. तो कॉमन रेशियो तो 3/6 नहीं हो सकता, 1/6 नहीं हो सकता, या तो 5/2 हो सकता है तो 3/2 हो सकता है. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ वी टेक द कॉमन रेशियो एज 5/2. दोनों में से कोई भी एक मैच करेगा तो अपना काम निकल जाएगा. कॉमन रेशियो अगर 5/2 है देन व्हाट वी कैन से इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट इज, लेट्स से वी स्टार्ट विथ x इक्वल टू 4. अगर x 4 है, वाई एम आई टेकिंग 4? बिकॉज 5/2 इंटू 5/2 फिर से करेंगे ना तो डिनोमिनेटर में एक 4 आएगा. इसके लिए आई हैव स्नीकीली इंट्रोड्यूस्ड अ 4 हियर. तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा? y विल बी 4 इंटू 5/2, 20/2 इंटू 2.5 तो 10 हो गया. z का वैल्यू क्या आएगा? 10 इंटू 2.5 दैट इज 25. तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन या डेसिमल में वैल्यूज नहीं आ रहे हैं. वेरी हैप्पी. Now 5x, 16y and 12z should be in an arithmetic progression. So 5 4s are 20 आएगा, 10 into 16 is 160 आएगा and 25 into 12 300 आएगा. Are they in an arithmetic progression? Absolutely yes. 140 का गैप है तो यही मेरा आंसर होना चाहिए. एक बार 3/2 भी लेके देख लेते हैं. सो x, y, z अगर हम लोग देखते हैं, x अगर अगेन मैंने 4 लिया बिकॉज 3/2 है, y becomes 1.5 टाइम्स तो 6, z becomes 1.5 टाइम्स तो 9. Now 5x, 5 4s are 20, 16 by 16 6s are 96, 12 9s are 108. ये तो डेफिनेटली अपने को AP में नहीं मिलेंगे. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी दैट इज 5/2. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. While multiplying 3 real numbers, Ashok took one of the numbers as 73 instead of 37. ठीक है, 73 के जगह पे 37 के जगह पे 73 ले लिया. As a result, the product went up by 720. So इसका क्या मतलब है? 3 real numbers को करना था. So let's say the other 2 numbers are A and B, right? So A into B into X लेना था उसको, या basically उसको A into B into 37 लेना था. उसने A into B into 73 ले लिया. So A into B into 73 minus this thing, if you do, then you will get the product to be greater by 720. So we are going to get 36 times AB equals 720 और AB will be equal to 20. ये अपने को मिल जाएगा. Now the question particularly tells you कि real numbers की बात चल रही है. यहाँ पे हम लोग integers की बात नहीं कर रहे हैं. So you don't need to worry about real numbers or integers and so on and so forth in this particular context. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे that we are going to look at real numbers here and not integers. So AB equal to 20 आता है. Minimum possible value of the sum of the squares of the other two numbers. अब sum of the squares of the other two numbers क्या होगा? A square plus B square को मेरे को minimize करना है. नाउ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को अगर मैं 2 पॉजिटिव नंबर्स ले लूँ यहाँ पे, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. और इन अदर वर्ड्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी. नाउ दिस इज बेसिकली यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन. व्हाई? बिकॉज ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आर बोथ नॉन नेगेटिव टर्म्स ना. दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग एट दिस. तो यहाँ पे क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी इंटू 2. तो 40 से ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 40 होना चाहिए. सो द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 नंबर्स इज गोइंग टू बी 40. यू कैन ऑल्सो से दैट रूट 20 एंड रूट 20 होने चाहिए जस्ट बाय ऑब्जर्विंग दिस हियर, एंड इवन देन यू आर गोइंग टू गेट द आंसर एज 40. सो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 40. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर. So 2 ladders are leaning against opposite walls of an alley. The top ends of the ladders are at a height of 10 meters and 15 meters from the ground. So let's say we have this particular thing like this, and let's say the ladders are falling in such a manner that they basically fall on top of each other, right? So basically you will have one ladder that is falling something like this, and the other ladder that would be something like this, let's say. राइट, सो दिस इज व्हाट इट माइट लुक लाइक. सो ये टॉप एंड है एक लैडर का, ये टॉप एंड है एक लैडर का. वी नो दैट दे आर एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स एंड 15 मीटर्स रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द ग्राउंड. अब वो लोग यहाँ पे एक पॉइंट पे क्रॉस करते हैं जिसमें ये हाइट h है.
हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। अब बहुत ही ईजी इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, 1/10 प्लस 1/15 इक्वल्स 1/h, दैट्स इट। सो यहाँ पे यू आर गोइंग टू गेट h का वैल्यू इज 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 10, तो यहाँ पे अपने को मिलेगा 150 डिवाइडेड बाई 25 और 6। सो द वैल्यू ऑफ h in this case is going to be 6. Let's move on to the next question. For any natural number, numbers m, n and k such that k divides both m plus 2n and 3m plus 4n, k must be a common divisor of these pairs. ये दिया हुआ है. Again, this is CAT 2023. तो एक बार देख लेते हैं what we can do here. One thing you have to understand is that if there is a number, let's say in the form of ax, and there is a number in the form of bx, where x is basically the HCF, let's say for example, then what we are saying here is ax minus bx will be divisible by x and ax plus bx will also be divisible by x. तो ये अपने को यहाँ पे यूज करना है. Now we know that in this particular case m plus 2n will be a multiple of k, so kx पकड़ लो, doesn't matter. And we know that 3m plus 4n is also a multiple of k, तो ky पकड़ लो, राइट. k divides both, so k divide करता है दोनों को, m plus 2n को भी k divide कर देता है बराबर से इक्वल पार्ट्स में, एंड 3m plus 2n को भी k divide कर देता है इक्वल पार्ट्स में. so this is what we have here. now if I know this is going to happen, then I can say that इन दोनों के एडिशन को अगर मैं दोनों को ऐड अगर करता हूँ तो वो भी k का मल्टीपल होगा. so I can say that 4m plus 6n will be a multiple of k. ठीक है. एंड आई कैन ऑल्सो से दैट अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं तो क्या होगा, 3m माइनस m दैट इज 2m एंड 4n माइनस 2n, सो 2m प्लस 2n विल ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ k. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इन दिस पर्टिकुलर केस. ठीक है. तो ये अपने को एक चीज मिल जाता है, ये मल्टीपल ऑफ k है, ये मल्टीपल ऑफ k है, ये मल्टीपल ऑफ k है और ये मल्टीपल ऑफ k है. Now one thing you can do as a very simple thing and you can try to figure out कि अगर मैं n को या m को eliminate करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ. That is basically the important thing here. So what is going to happen in this particular case, अगर मेरे को n को multiply करना है let's say, then what will happen, I just multiply this by 2, so I am going to get 2m plus 4n equals 2kx. So what can I say in this case, अगर मैं इसको subtract करता हूँ, I am going to get k into y minus 2x, कुछ तो एक value आएगा, that will be equal to m, right. so यहाँ पे I know that k into something is equal to m, तो m को ना k divide करता है for sure. what else can I say here, अगर मेरे को m को निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा. so I am going to get 3m plus 3 2 जा 6n equals 3kx, तो अगेन वो मिल जाएगा. अगेन मैं अगर इन दोनों को मैनिपुलेट करता हूँ, सो इन दिस केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इन दिस केस m निकल जाएगा बट n बेसिकली वी आर गोइंग टू गेट, तो 2n भी ऐसा कुछ नंबर होगा जिसको k डिवाइड करेगा. सो m विल डिवाइड k एंड 2n विल डिवाइड k, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, दैट इज m एंड 2n. These basically have to also divide k, so k must be a common divisor of m and 2n in this particular context. Now let's look at the next question that we have here. Let's see. Okay. So let both the series a1, a2, a3 and b1, b2, b3 be in arithmetic progression such that the common differences of both the series are prime numbers. We have to figure out अगर a5 equals b9 and so on and so forth, ये सारी चीज़ें अगर अपने को दी हुई हैं, then what is the value of a11? So do try it out on your own once and then have a look at the solution. Now we are saying here that a5 is equal to b9 and a19 is equal to b19. अब लेट्स से कॉमन डिफरेंस फर्स्ट सीरीज का है d1 एंड कॉमन डिफरेंस सेकेंड सीरीज का है d2. नाउ a5 से a19 तक जब हम लोग जाते हैं, वी आर बेसिकली गोइंग अहेड बाय 14 टाइम्स d1, 14 कॉमन डिफरेंसेस आगे चले जाएंगे. b9 से b19 पे जाते हैं तो हम लोग 10 बार d2 आगे जाएंगे. सो 14 d1 इज इक्वल टू 10 d2. So d1 by d2 will be equal to 10 by 14 or I can say 5 by 7. But we know that the common differences are prime numbers. तो यही केस बचा मेरे पास 5 और 7 का. I cannot do anything else, नहीं तो composite हो जाएगा. So the common difference of the first AP has to be 5. The common difference of the second AP has to be 7. But now we know that B2 का value 0 आ जाता है and we want to find what is the value of A11. So अगर B2 का value 0 है and the common difference D2 is 7, then we will get the term B19 और B9, कोई तो अपने को term मिल जाएगा and then we can use that to manipulate the value of A as well. तो यहाँ पे what do we know in this case? B2 का value 0 है, D2 का value 7 है. Let's try to figure out what happens in case of B9. B9 क्या होगा? B2 होगा और उसमें मेरे को 7 common differences add करने पड़ेंगे.
सो यहाँ पे B2 प्लस 49 हो जाएगा. सो आई विल नो दैट द वैल्यू ऑफ B9 इज 49. सो आई कैन से दैट द वैल्यू ऑफ A5 इज ऑल्सो 49. अब A5 का वैल्यू अगर 49 है और मेरे को पता है कॉमन डिफरेंस 5 है, A11 में मुझे 6 टाइम्स कॉमन डिफरेंस 1 डालना पड़ेगा और 6 5 30 डालना पड़ेगा. 49 plus 30 is going to be equal to 79. So the correct answer here is A11 का value will be equal to 79 in this particular case. Let's move on to the next question now. Let's see. A ball is dropped from a height of 40 meters and bounces back to 60% of the height every time it lands on the floor. तो अगर 40 मीटर से मैंने इसको ड्रॉप किया और 60% अगर राइज करता है तो बेसिकली वो राइज करता है 3/5 ऑफ दी डिस्टेंस जहाँ से वो गिरा था. अब इसका एक बहुत ही सिंपल शॉर्टकट है. वी हैव टू टेक द इनिशियल डिस्टेंस 40 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 है ना, तो यहाँ पे 5 + 3 अपॉन 5 - 3 करेंगे, यू विल गेट योर आंसर. सो द आंसर इज गोइंग टू बी 40 × 8/2 which is going to be 160 meters. So the correct answer here is 160 for this particular question. Let's move on to the next one. In how many ways can you climb a flight of 10 steps taking 1 or 2 steps at a time? अब यहाँ पे ये समझने वाली बात होगी that if you have only one step, let's say एक ही step है मेरे पास, तो I can do it in only one way. मैं एक step लेके ऊपर पहुँच जाऊँगा. If I have 2 steps, then what is going to happen? I will be able to do it in 2 ways. तो मेरे पास अगर 2 steps हैं यहाँ पे, I will be able to do it in 2 ways. और वो क्या 2 ways होंगे? या तो I will do 1 या तो I will directly climb 2 steps at a time. यहाँ पे मेरे पास एक ही तरीका है करने का. Now think about it, what will happen if I have 3 steps? In the first go, I will either take 1 step and then I will have to travel 2 steps which I can do in 2 ways. Or what I will do is I would have taken 2 steps initially and then I would have to travel only 1 step which can be done in 1 way. So this is basically a combination of the previous 2. तो ये बनेगा फिबोनाची. तो यहाँ पे 1 स्टेप अगर होगा तो 1 वे में कर सकते हैं, 2 स्टेप्स अगर होंगे तो 2 स्टेप्स में कर सकते हैं, 3 स्टेप्स विल बी नथिंग बट 1 + 2 दैट इज 3. 4 स्टेप्स अगर होंगे तो 2 + 3 दैट इज 5. नेक्स्ट विल बी 5 + 3 8, 5 स्टेप्स. 6 स्टेप्स 13, 7 स्टेप्स 21, 8 स्टेप्स 34, 9 स्टेप्स 55 and 10 steps is 89. So the correct answer here is going to be 89. We do not need to use any permutations and combinations for this. कर सकते हैं उसको use करके भी. If you are doing 2 2 2 2 2 and then you are saying 2 2 2 2 1 1, ये सब करके मेहनत कर सकते हो. But the point is you can get it much easily or much more easily if you are doing it in the form of a Fibonacci sequence. So 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89. 89 will be the answer here. Now what you can do is you can have a look at this question and try it out on your own. Same logic है, तो एक बार देख लेना क्या कर सकते हैं. 1 2 या 3 steps allowed है. Now look at the solution here. So 1 step अगर होगा तो 1 way में होगा. अगर 2 steps है तो 1 चलेगा या तो 2 चलेगा. Again 2 ways are there. 3 steps हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे? Now I have 3 initial positions that exist. 3 step अगर है तो क्या होगा? I will be able to do it as 1 1 1. So I'll just write down the cases. 1 1 1 कर सकता हूँ मैं, या तो I can do 1 2, या तो I can do 2 1, या तो I can do 3. So I can either take all 3 steps or 2 1 और 1 2, या फिर no 2 steps, एक करके ही करेंगे. तो ये 4 ways में हो जाएगा. Now if I have a flight of 4 steps, तो क्या करूँगा मैं? या तो मैं एक स्टेप ले लूँगा and then my question becomes in how many ways can I take a flight of 3 steps? या तो I will take this one and now my question becomes in how many ways can I take or climb a flight of 2 steps? या तो मतलब I will be here and in how many ways can I climb a flight of 1 step? ये हो जाएगा. तो मैं previous 3 iterations को add कर दूंगा. So मेरा sequence क्या बनेगा? 1 2 4, then 1 + 2 + 4 that is 7, then 2 + 4 + 7 that is 13, then 13 + 7 + 4 that is 24, then 24 + 13 + 7 that is 44. अपने को 7 steps चाहिए था. So 1 2 3 4 5 6 7. So the correct answer here should be 44. 44 तरीके से you will be able to climb a flight of 7 steps taking 1 2 or 3 steps at a time. Let's move on to the next one. 5 students weighed themselves in pairs in all possible ways. The weights were 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100 and 101. Second heaviest boy का कितना weight है, वो weight है अपने को देखना है. Now one thing you have to understand is अगर हम इन सबको add करते हैं तो क्या होगा? So add everything. What are you going to get? 90 को base लेके चलते हैं. So 0 + 2 + 3 is +5, +4 is +9, +5 is +14, +20, +27, +35, +45, +56. So +56 यहाँ पे मेरा हो रहा है 90 × 10 से, right? So this is basically 900 + 56 और 956. ये टोटल है.
नाउ द थिंग दैट इज हैपनिंग हियर इज, यहाँ पे 10 कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, राइट, 10 कॉम्बिनेशंस आर अवेलेबल एंड वी नो दैट देयर आर 5 स्टूडेंट्स. सो हर एक स्टूडेंट कितनी बार आ रहा है हर एक कॉम्बिनेशन के अंदर, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो देयर आर 20 स्टूडेंट वेट्स दैट आर देयर, 10 कॉम्बिनेशंस ना, तो हर एक कॉम्बिनेशन में 2 बार वेट आ रहा है, तो 20 बार वेट आ रहा है, बट 5 स्टूडेंट्स हैं, सबका इक्वल बार वेट आ रहा है. सो बेसिकली ईच स्टूडेंट विल फीचर वंस. सो वी विल सी 4A प्लस 4B प्लस 4C प्लस 4D प्लस 4E विल बी इक्वल टू 956. सो सबका इंडिविजुअल वेट कितना होगा, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E का एक बार सम लेते तो क्या मिलेगा, 4 2s are 8, 15 बचा, 4 3s are 12 और 9 बचा, तो ये बनेगा. Now I know that the top two people, the two heaviest people, let's say, will add up to 101. तो ये दोनों का 101 बनेगा. The two lightest people, let them be D and E, will add up to 90. तो ये बीच का वैल्यू क्या आएगा, 191 तो यहाँ पे हो गया है. So 239 minus 191 is going to be 39 plus 9, that is 48. ये मिल जाएगा. बट यहाँ पे खत्म नहीं होता. You have to understand what exactly is happening in terms of the second heaviest boy. तो क्या होगा, सबसे ज्यादा वेट होगा A प्लस बी का. यहाँ पे अजम्पशन इज दैट A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन E. तो A प्लस बी वाला पेयर होगा ना, उसका सबसे ज्यादा वेट होगा. बट अगर मेरे को सेकेंड हाईएस्ट वेट बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, B प्लस C लेके तो नहीं बना सकता. सो A प्लस C मेरा होगा सेकेंड हाईएस्ट वेट. So I know that A plus C will be equal to 100 in this case. तो A plus C अगर 100 है और C का वैल्यू 48 है, अपने को A का वैल्यू मिल जाता है 52. एंड बिकॉज A का वैल्यू इज 52, B का वैल्यू ऑटोमेटिकली अपने को मिल जाता है 49. So the second heaviest boy in this case will weigh 49 kg and that will also be the answer to this question. So again बहुत popular question type है, इसको ध्यान से देख लेना. Let's move on to the next one. The number of ways of distributing 20 identical balloons among 4 children such that each child gets some balloons but no child gets an odd number of balloons. तो अभी 4 चिल्ड्रन हैं, A, B, C, D, 4 लोग पकड़ लो. अब इन चारों को मिला के मेरे को 20 बलून्स देने हैं. नो चाइल्ड गेट्स एन ऑड नंबर ऑफ बलून्स और सबको कुछ ना कुछ मिलता है. इसका मतलब यह है एवरीबडी शुड गेट एन इवन नंबर ऑफ बलून्स, राइट. एंड व्हाट शुड हैपन हियर, एवरीबडी शुड गेट एटलीस्ट 2 बलून्स, क्योंकि 1 तो दे नहीं सकते. तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 बलून्स अपने को हर एक को देने पड़ेंगे. तो पहले सबको 2-2 बलून दे देते हैं. फाइन. सो नाउ आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट A प्लस B प्लस C प्लस D के बीच में 8 बलून्स का मतलब 12 बलून्स देने हैं. बट अगेन आई कैनॉट यूज दिस बिकॉज अब यहाँ पे A B C D भी तो ऑड आ सकते हैं, तो इनको ऑड आने नहीं देना है. सो व्हाट आई विल डू, इंस्टेड ऑफ A आई विल से 2 टाइम्स कैपिटल A प्लस 2 टाइम्स कैपिटल B प्लस 2 टाइम्स कैपिटल C प्लस 2 टाइम्स कैपिटल D शुड बी 12, क्योंकि 2 का मल्टीपल होना चाहिए. और इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल 6. तो कितने तरीके से हो सकता है, इफ यू नो द फॉर्म हियर, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, बिकॉज ये जीरो भी हो सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. वन ऑफ देम कैन बी अ जीरो एज वेल, तो और वन और मोर ऑफ देम कैन बी अ जीरो एज वेल. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल बेसिकली डू 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 वेरिएबल्स माइनस 1 C 4 माइनस 1, n प्लस R माइनस 1 C R माइनस 1. सो 9C 3 होगा. This is nothing but 9 into 8 into 7 by 6. You will get 12 into 6 is 72. 12 sevens are 84. So the correct answer to this question should be 84 number of ways. Again an old cat question, बहुत ही important concept है. Make sure that you understand this really well. Let's move on to the next one. There are 20 stations along a railway line between cities A and B. बहुत important question है, cat में भी नहीं आया but it can appear. In how many ways can a train make 3 stops excluding A and B such that no 2 stops are on adjacent stations? So A है, B है, और बीच में ना यहाँ पे there are 20 stations that are available. 1 2 3 4 ऐसे करते करते ना बहुत सारे ऐसे 20 stations available हैं. अभी ट्रेन को 3 stops करने हैं excluding A and B. So let's say the train stops here, here and here. This is fine. Now the point is कोई भी 2 stop adjacent station पे नहीं होने चाहिए. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, we will look at the gaps. Let there be A stations to the left of the first stop. तो इसको first stop ले लो, कहीं पे भी हो सकता है. I'm not saying this has to be at the left most. ये किधर भी हो सकता है, but first stop के left में let's say there are A stations. First और second के बीच में there are B. Second and third के बीच में there are C and third के right में there are D. तो ये सारे stations होंगे gaps में. Now 1 2 3 ये 3 stops हो गए, तो बचे हुए gaps कितने आ गए, 17 स्टेशन. तो गैप होनी चाहिए ना. 1 के पहले फर्स्ट स्टॉप के पहले कुछ स्टेशन हो सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड के बीच में हो सकते हैं, सेकंड और थर्ड के बीच में, थर्ड और एंड के बीच में. देयर हैव टू बी 17 स्टेशन. व्हाई, बिकॉज 3 स्टॉप्स आर बीइंग मेड. तो A प्लस B प्लस C प्लस D ये 4 गैप्स को अपने को फिल करना है 17 स्टेशन से.
वी ऑल्सो नो दैट नो टू स्टेशन शुड बी एडजेसेंट टू ईच अदर, तो बी का वैल्यू है ना एटलीस्ट 1 होना चाहिए, सी का वैल्यू भी एटलीस्ट 1 होना चाहिए, क्योंकि बी या सी 0 हो गया ना तो 1 और 2 एडजेसेंट हो जाएंगे या फिर 2 और 3 एडजेसेंट हो जाएंगे. So I need to give at least 1 to B and C. So I'll get A plus B plus C plus D equal to, अगर मैंने B और C को already एक एक दे दिया है, then I'll be left with 15. So what is going to be my answer here? A plus B plus C plus D equals 15. So I basically have 15 plus 4, 19 minus 1, that is 18. C4 minus 1, that is going to be 3. So 18 C3 बनेगा. So 18 into 17 into 16 by 6 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 3s are 18. So this will be 51 into 16. 16 into 50 is 800 and 1 into 16 is 16. So the correct answer here should be 816 ways. तो 816 तरीके हैं that this train can make 3 stops excluding A and B such that no 2 stops are on adjacent stations. And अगर मुझे normally निकालना होगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 20C3 आएगा. 20C3 का मतलब क्या बनता है? I have 20 stations out of which I have to select any 3 stations so that I can do in 20C3 or 20 into 19 into 18 by 6 जो भी उसका वैल्यू होगा वो होगा, but that's a different story altogether. ये वो केसेस हैं जहाँ पे एडजेसेंट नहीं होते हैं. One thing you can do is you can just try to figure out in how many ways can you do it such that all 3 are adjacent to each other and exactly 2 are adjacent to each other. एक बार try करके देख लो if you are finding something there, but this is the easiest way to look at it. कहीं पे भी non consecutive चीजें चाहिए तो this is what you can do in this particular context. Let's move on to the next one. If A1 is 1 upon 2 into 5, A2 is 1 upon 5 into 8, A3 is 1 upon 8 into 11 and so on, A100 तक मुझे find out करना है, right? What is basically going to be the value of this? And of course यहाँ पे options दिए हुए हैं, अपना life शायद थोड़ा easy हो सकता है. So let's see what happens here. In this particular context, ये 2 into 5, 5 into 8, 8 into 11 ये सारे ना ये 3 के multiples हैं. So what do we do in this context? We basically say that अगर मुझे A1 plus A2 plus A3 ऐसे करते जाना है, I'll multiply and divide it by 3 such that I get 3 and यहाँ पे अपने को मिलता है 3 divided by 2 into 5 plus 3 divided by 5 into 8 plus 3 divided by 8 into 11 and A100 है ना, तो A1 है तो यहाँ पे 2 आएगा, A2 है तो यहाँ पे 5 आएगा. So you can say that 3 into n minus 1 ये वाला टर्म, right? 3 into 1 minus 1, 3 into 2 minus 1, 3 into 3 minus 1. तो 3 into 100 minus 1 मतलब ये हो जाएगा 3 upon 299 multiplied by 3 आगे के numbers. So 302. This is what we are going to get here. अब ये बनेगा 1 by 3 as it is. इसको you can write it as 5 minus 2 divided by 2 into 5 plus 8 minus 5 into 5 into 8 plus 11 minus 8 into 8 or divided by 8 into 11 ऐसे करते जाएंगे till the time you reach the end which will be 302 minus 299 divided by 299 multiplied by 302. ये पूरा का पूरा बन जाएगा अपना sequence. Now I'll just write 1 by 3 as it is and इसको अगर देखते हैं बाकी terms को तो what will happen, अब इसको split करेंगे. 5 upon 2 into 5 will basically be 1 by 2 minus 1 by 5 plus अगर यहाँ पे देखते हैं 1 by 5 minus 1 by 8, you can see the pattern here, right? ये तो cancel हो जाएंगे. Plus 1 by 8, ये दोनों cancel हो गए. Minus 1 by 11 and ऐसे चलता जाएगा till the time you reach the last couple of terms which are going to be 1 by 299 minus 1 by 302. ये बन जाएगा अपना पूरा sequence. We can see that everything is getting cancelled out except the first term and of course the last term will remain. So अपना answer is going to be 1 by 3 into 1 by 2 minus 1 by 302. और in other words what we can do here is 302 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे नीचे तो what are we going to get, 1 by 2 minus 1 by 302, so 151 by 302 in a way. 151 minus 1 is 150 divided by 302, that is what we are going to get. 3 को कैंसिल करेंगे ये बनेगा 50, इसको कैंसिल करेंगे ये बनेगा 25, ये बनेगा 151. So the correct answer here should be option A, that is 25 by 151. Let's move on to the next one. With regular axis of coordinates, the number of paths from 1 1 to 8 10 via 4 6 where each step from any point xy is either 2x y plus 1 or x plus 1 y is what? तो अब यहाँ पे there are two ways to do this. एक तो ये grids and paths वाला है. तो यहाँ पे let's say for example you are at 1 1 already and अपने को पहुँचना है 8 10 पे. So I'm just drawing an approximate diagram and I'm not drawing the entire thing. So 8 10 तक मुझे पहुँचना है and I have to pass through this point 4,6 let's say. तो इसका क्या मतलब बना, मुझे पहले तो 1 से 4 पे जाना है वर्टिकली, सो आई हैव टू ट्रैवल 3 ब्लॉक्स वर्टिकली. आई ऑल्सो हैव टू गो फ्रॉम 1 to 6 विच मीन्स आई हैव टू ट्रैवल 5 प्लेसेस हॉरिजॉन्टली.
तो इसके मेरे को अरेंजमेंट्स निकालने पड़ेंगे सो दैट आई रीच दिस पॉइंट. I can do 3 vertical and then 5 horizontal, or 5 horizontal then 3 vertical, 1 horizontal, 2 verticals, 1 horizontal, कुछ भी मैं कर सकता हूँ, right? But the point is I have to arrange these 8 terms. ये कैसे करेंगे? 8 factorial divided by 5 factorial, 3 factorial से करेंगे. What will be this? 8 into 7 into 6 divided by 3 factorial which is 6. तो ये अपने को मिल जाएगा 56 ways. ठीक है. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर इज गोइंग टू बी 56 वेज. अभी हम लोग पहुंच गए हैं बीच वाले लाइन पे. ठीक है. सो नाउ वी हैव रीच्ड द मिडल लाइन. नाउ वी हैव टू फिगर मिडल पॉइंट रादर. 4 6 पे पहुंच गए. अभी अपने को 4 6 से 8 10 पे जाना है. तो 4 6 से 8 10 पे कैसे जाएंगे? मुझे 4 वर्टिकल जाना पड़ेगा. सो वी 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 एंड 6 to 10 मतलब मेरे को 4 हॉरिजॉन्टल भी जाना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाट इट मीन्स इन दिस केस. तो यहाँ पे हम 1 से 4 जा रहे थे तो 3 बार ऊपर जा रहे थे और 5 बार हॉरिजॉन्टल जा रहे थे. यहाँ पे वी आर गोइंग 4 वर्टिकल एंड 4 हॉरिजॉन्टल. सो यहाँ पे द आंसर इज गोइंग टू बी 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और यू कैन से 8 into 7 into 6 into 5 divided by 4 factorial, that is 24. 24 into 2 is going to be 48. 7 2s are 14 into 5 will give me 70. So total number of ways कितने होंगे? 56 into 70 in this particular context. तो 0 आएगा. 7 6s are 42. 7 5s are 35 plus 4 3920. So the answer to this question will be 3920 ways, जिससे you will be able to go from 1 1 to 8 10 via 4 6, जहाँ पे मतलब you can either go one place vertically or one place horizontally. That is what you can do here. So that is basically going to be the answer to this question. And now moving on to the last question, which is also the 50th question of this set. What is the minimum value of a plus b plus c if a b square c raised to 4 is 1024? ये दिया हुआ है. Again it's a very typical question that we have here. So let's try to see what we can do here. अभी हम लोग ना कैसे लिखेंगे इसको? b को दो पार्ट में स्प्लिट करना है. क्यों? बिकॉज b का पावर इज 2. सो इसको मैं लिखता हूँ b by 2 plus b by 2, एंड यू विल ऑब्जर्व व्हाई आई एम डूइंग दिस. c को मैं लिखूंगा c by 4 प्लस c by 4 प्लस c by 4 प्लस c by 4. ये इसको ना मेरे को करना है मिनिमाइज. ठीक है, ये करना है मुझे. बट आई नो दैट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, वी नो दैट अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इन दिस केस. तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बोलेंगे दैट a प्लस b by 2 प्लस b by 2 प्लस c by 4 प्लस c by 4 प्लस c by 4 प्लस c by 4. ये कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स है ना. तो यहाँ पे 7 से डिवाइड होगा. दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू द 7th रूट ऑफ दिस एंटायर प्रोडक्ट. अभी प्रोडक्ट क्या है? दिस प्रोडक्ट इज a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 2 2 4 4 4 4. मतलब कितना हो गया? 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर. तो ये बन गया 2 रेज टू 10. Now what we can understand here is a into b square into c raised to 4 is already 1024, which is also 2 raised to 10, और ये भी 2 raised to 10 है. तो ये दोनों कैंसिल होकर अपने को मिलेगा 1. और in other words we'll be able to see that a plus b plus c always has to be greater than or equal to 7. So यहाँ पे उसका minimum value जो होगा, the answer to that question will be 7. And that concludes this entire set. All those of you who stayed till the end, I am sure that you are going to do amazingly well at the test. This was one effort from my end to show you all kinds of shortcuts in one go, so that you know what to apply where whenever you get stuck somewhere, right? So ये वाला video for all those of you who are preparing for the CAT and who aspire to learn these kind of shortcuts and apply those in the test as well. I hope you had fun solving this entire set. Do let me know in the comment section what did you think about this particular bit, and in case you have any questions, something you are not understood, do let me know in the comment section again. I'll try to address all the questions that you have pertinent to this particular set of questions. ठीक है, all the best again for all of you who are going to appear for the CAT, and yeah, I'll see you again in the next video with some other fresh topic.